हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनआईओएस 12th क्लास फिजिक्स का, जिसका कोड है आपका 312। इसका चैप्टर नंबर 15 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस चैप्टर को मैं नहीं पढ़ाऊंगी, यहाँ पर अभी आपको पढ़ाने वाली है सोनिया मैम, जो कि सब्जेक्ट की टीचर हैं। आपको अच्छे से यहाँ पर सभी आपके डाउट क्लियर किए गए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं इस तरीके की सभी क्लासेस को ज्वाइन करना, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और वहां से आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस कोस्टर क्लासेस। आज हम करने वाले हैं आपका मॉड्यूल नंबर कौन सा रहेगा, आपका 5th मॉड्यूल रहेगा। मॉड्यूल का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। मतलब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी पढ़ेंगे और मैग्नेटिज्म के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 2 से 3 चैप्टर आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होंगे और 2 चैप्टर आपके क्या होंगे, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होंगे। इस वीडियो में हम टोटल इस मॉड्यूल में हम टोटल 5 चैप्टर करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला चैप्टर है, अगर मैं इस मॉड्यूल की बात करूँ तो ये मॉड्यूल आपका 16 मार्क्स कैरी करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपका। तो चलो सिलेबस एनआईओएस के हिसाब से, सीबीएसई के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। अगर आपने कभी देखा होगा सीबीएसई की क्लासेस में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है ये। 16 मार्क्स का आपका मॉड्यूल पूरा रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और आते हैं इस वीडियो में से भी। अभी जो हम अभी स्लाइड करने वाले हैं, मतलब ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसमें से भी आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। करने क्या वाले हैं इसमें, देखो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज का अगर मैं बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो आपके कभी ऐसा होता है कि जैसे कि सर्दी का जो मौसम होता है, विंटर्स, जैसे कि अभी धीरे धीरे विंटर्स आ रही है, तो विंटर्स के मौसम में क्या होता है कि जब भी आप कोई ब्लैंकेट वगैरह लेते हो या ब्लैंकेट अपने ऊपर ओढ़ते हो, तो कट कट सी की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है उसके अंदर से करंट पास कर रहा है, पर एक्चुअल में थोड़ी करंट होता है उसके अंदर, तो वो करंट पास करता है, राइट। या फिर आपने कभी देखा होगा कि आप छोटे छोटे पेपर के पीसेज ले लीजिए, बिल्कुल छोटे छोटे पेपर के पीसेस ले लीजिए। आपका पास एक कोम होगा, कंघा, तो उस पेपर के पीसेस को, जैसे मान लीजिए ये कोम है, यहाँ पे काफ़ी सारे पेपर के पीसेस रखे हैं। इस कोम को आप यहाँ पे इसके कंघे को इसके पास लेके जाओ, पेपर के पीसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। पर जैसे ही आप बालों को बनाएंगे, ऐसे कोम कर लिया आपने, ऑयल नहीं लगा होना चाहिए, बालों को ड्राई होने चाहिए। जैसे कि मेरे हेयर अभी ड्राई है, ड्राई हेयर पे जब आप कोम करते हो और कोम को उस पेपर के पीसेस के पास लेके जाते हो, अभी वीडियो देखते देखते भी आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो पेपर के पीसेस आपके कोम के साथ चिपक जाते हैं। ऐसा क्या हुआ, मतलब कि जो पीसेस है पेपर के, वो कोम के साथ चिपक गए, मतलब कुछ ना कुछ तो था उसके अंदर। इसका मतलब कि क्या हुआ, कोम पहले क्या था, न्यूट्रल था, अब उसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज, राइट। इसी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की मैं बात करूं, ये एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट एक्सपीरियंस ए फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये कहता है कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जब किसी भी बॉडी को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सपीरियंस होती है, जिसकी वजह से वो सामने वाली बॉडी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। जैसे कि रबिंग, मैंने बताया था ना आपको, चार्जिंग बाय रबिंग। या फिर आप क्या कर सकते हो, और एग्जांपल ले सकते हो कि अभी आपकी बॉडी क्या है, कहता है न्यूट्रल है। जैसे ही उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखोगे, तो उसके ऊपर एक फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक टॉवल है, टॉवल तौलिया है आपके पास। तौलिए के ऊपर आपने क्या करना है, एक बैलून ले लेना है। बैलून को पहले दीवार के साथ चिपका के देखो। जैसे ये बैलून है, मान लीजिए इसको आपने ऐसे दीवार के साथ चिपकाया, आपका बैलून नहीं चिपकेगा। पर आपको क्या करना है, एक तौलिया लेना है, एक टाल लेना है, टाल के ऊपर ऐसे ऐसे बैलून को रब करना है। और जैसे आप बैलून को रब करोगे, अब उसको वॉल के साथ चिपकाओगे, जो आपका बैलून ऐसे दीवार के साथ चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर कुछ चार्ज आ गया है। रब करने से उसके ऊपर कुछ चार्ज का ट्रांसफर हो गया है। अभी कैसे चार्ज ट्रांसफर होता है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कितना चार्ज ट्रांसफर होगा, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो होप आपको ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज बाय रबिंग से भी ट्रांसफर हो सकता है, बाय कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैंने क्या किया, रब किया, तो जैसे अब मैंने आपको बताया था कि आपने बैलून को किसी चीज़ के साथ रब कर रहे हो, या हेयर के साथ आपने कोम को रब किया, तो चार्ज आ गया, राइट। अब चार्ज बाय कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है कि आपने एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच किया। मान लीजिए कि ये बॉल है, ये एक आपका स्फीयर है, ठीक है, ये आपका क्या है, मान लीजिए तो दूसरा स्फीयर है, ठीक है। अभी ये क्या है, दोनों के ऊपर कोई चार्ज, मतलब अभी न्यूट्रल है दोनों। जैसे जितना पॉजिटिव चार्ज इसके पास है, उतना ही नेगेटिव चार्ज के इसके पास है। अब आपने क्या किया, इसको इसके पास लेके, मतलब आपने आपस में टच किया। टच करने से क्या होगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। या फिर ये कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए एक स्फीयर है, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल था ये, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब 4 पॉजिटिव चार्ज थे, 4 नेगेटिव चार्ज थे। बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में मैंने आपको चार्जेस के बारे में बताया हुआ है। अब आप क्या करते हो, एक नेगेटिव
रोड, कोई मतलब रोड ले लेते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उसको आप इसके पास लेके आते हो। जैसे आप इसके पास लेके आओगे तो ये क्या होगा, जो चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो नेगेटिव यहाँ पे पास आने से, इसके टच करने से ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज के पास भाग के आ जाएगा, राइट, इस नेगेटिव चार्ज के पास भाग के आ जाएगा। इसी को कहते हैं चार्ज बाय कॉन्टैक्ट। मतलब अब जैसे ही आपने कॉन्टैक्ट किया तो सारा का सारा चार्ज क्या हो गया, इसके पास इकट्ठा हो जाता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट की वजह से जो चार्ज का ट्रांसफर होता है। या फिर चार्ज का ट्रांसफर किससे होता है, इंडक्शन से। इंडक्शन भी सेम ही मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बॉडी है, सेम ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें बॉडी को हमने टच नहीं करना, बिल्कुल जस्ट पास लेके आना है, बस पास लेके आना है, ठीक है। जैसे कि ये दो स्फीयर्स हैं, एक के ऊपर सारा पॉजिटिव चार्ज है, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए ये सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव वाला स्फीयर पहले बहुत दूर था तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या था, पूरे में डिस्ट्रीब्यूट था। जैसे ही आप स्फीयर को पास लेके आओगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा, जो पहले डिस्ट्रीब्यूट था वो सारा का सारा यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल पास, क्योंकि उसको नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, राइट। जैसे ही नेगेटिव चार्ज दिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, उसके पास चला जाएगा, ठीक है। पर इसमें टच नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल इसको जनरल लाइफ से रिलेट करते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, आप रेलवे स्टेशन जाते हो, है ना, कभी आपको कोई ट्रेन पकड़नी होती है तो आप क्या करते हो, जैसे मान लेते हैं कि आपकी 5 बजे की ट्रेन है और आप 4 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गए, तो क्या आप ऐसे झुक के ट्रेन का वेट करते रहोगे? नहीं, आप वेट करोगे। पर जैसे ही आपको ट्रेन का हॉर्न सुनाई देगा, मतलब अभी सारे क्या थे, पैसेंजर बहुत दूर थे, कोई इधर था कोई उधर था, जैसे ही ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया कि ट्रेन आने वाली है, 1 मिनट रह गया, तो सारे के पैसेंजर एक लाइन में, मतलब बिल्कुल ट्रेन की जो ट्रैक है उसके पास खड़े हो जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या कोई ट्रेन ने टच किया? नहीं। तो यहाँ पे भी इंडक्शन में क्या होता है, हम चार्जेस को टच नहीं करते, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल चार्जेस है अभी तक, अब ने इनको टच नहीं किया, पर ये चार्जेस क्या हो गए, एक साथ इसके साथ यहाँ नेगेटिव चार्ज में सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठा हो गया, तो इसको हम कहते हैं चार्ज बाय इंडक्शन। तो होप ये बेसिक चीजें हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं चार्जेस की। देखिए इस वीडियो को ना आपको ध्यान से अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। और अगर आप ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें, हो सकता है एग्जाम में ये चार्ज बाय कॉन्टैक्ट आपसे ना पूछे, पर अगर आपको ये नहीं समझ आएगा तो आगे आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की बात करती हूँ। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की बाय एडिशन। एडिशन का क्या मतलब है, मान लेते हैं, कहते हैं कि कोई बॉडी है, जैसे कि कोई भी हमने क्या कर लिया, कोई बॉडी को जूम कर लिया, हमने कोई बॉडी को जूम कर लिया तो उसके ऊपर हमने चार्ज दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक बॉक्स मान लेते हैं, एक बार ये मान लेते हैं कि ये बॉक्स है, इसके ऊपर आपने क्या किया, +2 माइक्रोकूलम का चार्ज दे दिया, ठीक है, चार्ज दे दिया इसको, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया आपने, थोड़े टाइम बाद 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपने +5 माइक्रोकूलम का चार्ज फिर से दे दिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, +3 माइक्रोकूलम का आपने फिर से चार्ज दे दिया। तो अब जो नेट चार्ज होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है चार्ज की, जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, 2 + 3 + 5, राइट, इतना ही होगा ना, 2 + 3 + 5। तो यानी कि नेट चार्ज कितना होगा, 8 माइक्रोकूलम, राइट। और या फिर अगर मैं थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर दूं कि मैंने इसको क्या कर दिया, -4 QC, इतना भी चार्ज, इसको कूलम चार्ज, -4 कूलम चार्ज और दे दिया, तो आपका कितना हो जाएगा, 8 कूलम चार्ज तो हो ही गया था, -4 और कर दो तो कितना आएगा, 4 कूलम चार्ज आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एडिटिव का मतलब क्या होता है, जब भी आप क्या करो, प्रॉपर्टी एडिटिव ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की ये प्रॉपर्टी है। एडिटिव ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, हमें जितना भी चार्ज, किसी बॉडी को जितना भी चार्ज दिया जा रहा है, 1 2 3 4 जितना भी चार्जेस, जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस उसको दिए जा रहे हैं, उन सबको आपने क्या करना है, एडिशन करना है। उसी को क्या बोलते हैं, एडिटिव ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी बोलते हैं। होप आपको क्लियर होगा अच्छे से। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये जैसे इसने देखा होगा, देखो क्यू टोटल, क्यू टोटल यानी कि Q1, जैसे हमने 2 दिया था, Q2 यस, जैसे कि हमने 3 या 5 दिया था, फिर Q3 एंड सो ऑन अप टू Qn तक, जितने भी आप चार्जेस इसको देते हो। तो अब देखिए कि अब आप बोलोगे मैम आपने इसको डायरेक्ट ऐसे कैसे ऐड कर दिया। ऐसे ऐड इसलिए कर दिया क्योंकि ये देखने में क्या नजर आ रहा होगा आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नजर आ रहा होगा। और चार्ज, जैसे कि आपको पता है चार्ज कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी तो हम क्या कर सकते हैं, एज इट इज ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इनको सारों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, वो आपका क्या आ गया, क्यू टोटल आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आया बात। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, बच्चों को ना एडिटिव और कंजर्वेशन में कंफ्यूजन रहती है। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव में तो क्या है, आपका जितना भी चार्ज दिया आपने बॉडी को, उसको टोटल करना है हमें। चाहे आप -4 दे रहे हो, +4 दे रहे हो, +2 दे रहे हो, -2 दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, आपको टोटल चार्ज को क्या करना है, जोड़ना है। एडिटिव ऑफ चार्ज में
एडिशन है, देखो एडिटिव यानी कि एडिशन, राइट, और या एडिटिविटी कह दो, मतलब ऐड से आपको याद रखना है कि एडिशन करना है। पर जब आप कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है आपका, कि जो नेट चार्ज है आपका किसी भी बॉडी के अंदर, जो नेट चार्ज है ना वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ना दो बॉडी ले ली, जैसे एक ये बॉडी ले ली, एक ये बॉडी ले ली, इनका सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है, सराउंडिंग से इसका क्या है आपका कोई मतलब नहीं है, जैसे ये दो बॉडी है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि टोटल जो ये बॉडी है इसके पास पहले 2 न्यूटन चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज था, और इस बॉडी के पास कितना था, 4 माइक्रोकूलम चार्ज था। तो टोटल चार्ज मेरा बताइए कितना हुआ, 6 हुआ। मैम ये तो सिंपल सी बात है कि टोटल चार्ज तो आपका क्या हो गया, 6 हो गया। समझ में आई इतनी बात आपको। अब मैंने क्या किया, यहाँ से 1 माइक्रोकूलम चार्ज निकाल लिया, यहाँ से एक चार्ज मैंने निकाल लिया, 1 चार्ज निकाल लिया। अब 1 चार्ज मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया 5। पर जो मेरा रिमेनिंग रहा, जब मैंने फिर से टोटल किया, मेरा चार्ज कितना रहा, 6 ही रहा। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 3 कूलम चार्ज निकाल दिया, 5 हो गया था, 5 में से 3 निकाल दिया मैंने, 3 निकाला तो कितना रह गया, 2 रह गया, और यहाँ पे 3 ऐड कर दिया तो 4 हो गया। तो टोटल चार्ज मेरा क्या रहा, 6 ही रहा। मतलब यहाँ पे हुआ क्या कि जो मेरा टोटल चार्ज है नेट सिस्टम का, हाँ ये हो सकता है इसके पास चार्ज कम या ज़्यादा हो जाए, हो सकता है इसके पास चार्ज कम या ज़्यादा हो। मतलब कहने का क्या है कि अगर मेरे पास 2 बॉडी है तो ऐसा हो सकता है कि इसके पास चार्ज कम हो जाए और इसके पास चार्ज ज़्यादा हो गए, इसके पास चार्ज ज़्यादा हो इसके पास कम हो जाए, बट जो टोटल चार्ज है मेरे पास उस सिस्टम का वो क्या रहेगा आपका, कंजर्व्ड रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। उसके चार्ज में कोई भी क्या होगा, डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब जो टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी आपकी, इतनी ही रहेगी। 6 है तो 6 ही रहेगी, 7 है 7 ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं थोड़ा सा आपको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझाऊं, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में छोड़िए, चलो आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स मान लीजिए। अब 10 स्टूडेंट्स पहले क्या कर रहे हैं, पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट रो में 3 स्टूडेंट बैठे हैं, सेकंड रो में क्या 2 स्टूडेंट बैठे हैं, फिर इस रो में फिर 3 स्टूडेंट बैठे हैं, फिर इस रो में 2 स्टूडेंट बैठे हैं। मान लीजिए ये इस तरह से स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मतलब टोटल स्टूडेंट कितने आपके 10। अगर मैंने यहाँ से एक स्टूडेंट को उठा दिया, 1 रह गया, और यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट ऐड कर दिया, तो इस रूम में टोटल स्टूडेंट्स कितने रहे, 10 ही रहे। अरेंजमेंट चेंज हो गई पर स्टूडेंट्स तो कितने रहे, 10 रहे। उसी को कहते हैं कि हम चार्ज क्या रहता है हमारा, कंजर्व्ड रहता है। चार्ज कंजर्व्ड का मतलब जो टोटल चार्ज है, नेट चार्ज है सिस्टम का, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सिंपल है, अगर आप इसको समझते जाओगे ना तो एक एक लाइन की है ये आपकी। अगर इनको आप लिखना चाहो ना तो बहुत लंबा लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है कि मैंने एक चार्ज क्यू सपोज किया, मैंने फिर चार्ज की वैल्यू 1 ली, फिर मैंने क्यू 2 चार्ज सपोज किया, फिर मैंने उसकी वैल्यू 2 ली, फिर मैंने इसको ऐड किया एंड सो ऑन। पर अगर आप समझना चाहो तो सिर्फ एक लाइन है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब होता है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि जो चार्ज है ना वो आपका इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। अब इसका क्या मतलब है, कहने का मतलब ये है जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने कहा कि आपके पास 10,000 रुपीज़ है, तो अब 10,000 रुपीज़ आपके पास कैसे हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास 100 के नोट हो, है ना, हो सकता है आपके पास 500 के नोट्स भी हो सकता है आपके पास 10 के नोट भी हो, और हो सकता है आपके पास 20 के नोट्स भी हो, और इन सबको ऐड आउट करके आपके पास जो अमाउंट आ रहा है, हो सकता है आपके पास कुछ कॉइन्स भी हो, और ऐड आउट करके जो आपका अमाउंट आएगा वो आपके पास 10,000 रुपीज़ है। क्लियर। बट मैंने कहा कि यहाँ पे क्या है, जो आपका जो चार्ज है ना वो इंटीग्रल मल्टीपल है, मतलब n का मल्टीपल है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा है कि जो n है ना वो आपका क्या है, जो e के मल्टीप्लाई में। अब e क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब मैंने कहा कि जो आपके पास 10,000 है ना, मेरे पास 10,000 रुपीज़, अगर मेरे पास टोटल घर में 10,000 रुपीज़ है एट ए टाइम, तो वो सारे एक ही तरह के नोट हैं। यानी कि अगर मैंने कह दिया कि वो 100 तरह के नोट है, तो मैंने कहा कि वो जितने भी 10,000 बनाने के लिए मुझे चाहिए, तो वो सारे के सारे नोट कितने हैं, 100 के हैं। ना तो उसमें 500 का नोट है, ना उसमें आपका 50 का नोट है, ना 20 का नोट है, ना आपका 10 का नोट है। बस मेरे पास से कितना है, सिर्फ 100 के ही नोट है। अगर अब मेरे पास 20,000 होंगे तो भी 100 के ही नोट होंगे। तो समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे जो ई है वो फिक्स कर दिया मैंने। इसीलिए जो चार्ज है वो आपका क्या होता है, क्वांटाइजेशन। मतलब जो क्यू है वो किसके इक्वल होगा, एन इंटू में ई की, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या कर दी मैंने, 100 ही फिक्स कर दी, राइट। तो और ई की वैल्यू आपको पता है, चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.602 × 10⁻⁻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 ⁻
खत्म होती है।
तो होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को समझेंगे तो डाउट आएगा ही नहीं आपको, फिर भी रहता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर कूलम्स लॉ। कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये ला दिया था, राइट। तो उसी लॉ को हम स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली कूलम लॉ क्या कहता था कि जब भी किसी भी कोई जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होती है, वो आपका चार्ज के, दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड के इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या कह रहा था, कूलम्स लॉ ये कहता है कि जो फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मतलब दो चार्जेस ले ली, उनका मैग्नीट्यूड लिया, उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब मान लीजिए एक चार्ज आपका क्या है, Q1 है, एक चार्ज आपका क्या है, Q2 है, राइट। इन दोनों को आपने डिस्टेंस, मतलब एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, इन दोनों के डिस्टेंस ले लिया आपने R, ठीक है। R डिस्टेंस पे आपने इन दोनों को रखा हुआ था। तो जो इन दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब मल्टीप्लाई होगी, उसके तो जो ये फोर्स है वो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना ले लिया हमने, R, A, D कुछ भी ले सकते हो आप, यहाँ पे मैंने R ले लिया, उनके क्या होगी, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा आपका, R² हो जाएगा। अब R क्या था, यहाँ पे आपका डिस्टेंस था, क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाती हूँ तो क्या आ जाती है, एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है। एज यू नो वो तो कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे k, पर यहाँ पे जो k ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी कुछ वैल्यू है। उस k की वैल्यू जो आपकी कितनी रहती है, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट जो k है उसकी कुछ वैल्यू है और वो वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन। इतना क्लियर हुआ। तो सारी चीज़ें सेम ही लिखी हुई है, देखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R², इक्वल किया, कांस्टेंट टर्म आ गई, उस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू का दी 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो आपकी डेरिवेशन क्या आ गई, ये आ गई। अब यहाँ पे 4 क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, Q1 Q2 क्या है चार्जेस, दो चार्ज हमने अज्यूम किया, R क्या है डिस्टेंस, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन है आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी कुछ वैल्यू होती है, कितनी होती है 8.85 × 10⁻⁻12। अब क्योंकि दो चार्ज थे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, कूलम स्क्वायर। एक चार्ज की क्या होती है, कूलम, यूनिट बता रही हूँ कैसे है, तो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे फोर्स है, फोर्स की बात करोगे क्योंकि ये वैल्यू निकालना तो फोर्स नीचे आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा न्यूटन। और आपका जो R² है, R यानी कि डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना 2, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर आ जाएगा। होप आपको डेरिवेशन की ये यूनिट भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि यूनिट बहुत बार पूछ लेते हैं तो यूनिट आनी चाहिए निकालने के लिए। अब इसमें 1 कूलम कई बार पूछ लेते हैं आपसे, 1 जूल 1 कूलम, मैं आपको कई बार बताती हूँ ना 1 जूल 1 कूलम। तो 1 जूल और 1 कूलम को कैसे डिफाइन करोगे, देखो सिंपल सा, इसमें दो चार्जेस की बात की है तो आपको नहीं क्या लेना है, वही बात की है। 1 कूलम चार्जेस डिफाइंड एज इफ 2 चार्जेस, वही दो चार्जेस की बात की है। कितने डिस्टेंसेस 1 मीटर से सेपरेट कर दोगे, वहां पर डिस्टेंस हमने R लिया था, यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी कर दी हमने, 1 मीटर ले ली। और उनके ऊपर अगर फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है 9 × 10⁻⁹, तो उनको क्या कहेंगे हम, 1 कूलम कहेंगे। क्लियर हुआ। अब आप बोलोगे मैम ये फोर्स कहाँ से निकाला आपने, मैंने फोर्स यहाँ से निकाला, इस डेरिवेशन में आप पुट कर दो, चार्ज की वैल्यू 1 कर दो, इसकी वैल्यू 1 कर दो, R डिस्टेंस की वैल्यू आप क्या कर दो 1, 4 पाई × एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास फोर्स ही आ जाएगी, ये फोर्स आ जाएगी 9 × 10⁹ कहता अगर किसी बॉडी के ऊपर इतनी फोर्स लग रही है, दोनों दो चार्जेस है, दोनों को 1 मीटर डिस्टेंस से सेपरेट किया जाता है, तो आपका जो यूनिट बनेगी ना, तो वो क्या बन जाएगा 1 कूलम बनेगा। मतलब जो टोटल चार्ज लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 1 कूलम चार्ज लग रहा होगा। तो होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा। 1 कूलम टफ नहीं है, डेफिनेशन लर्न नहीं करते हो तो याद नहीं रहती है, समझ लोगे तो लर्न करने की जरूरत नहीं है। डेरिवेशन समझ आया, वही से डेरिवेशन समझ आएगी, बना लो डेफिनेशन। 1 कूलम क्या होगा, जब भी दो चार्ज को सेपरेट, दो इक्वल चार्जेस को सेपरेट किया जाएगा, कितने डिस्टेंस है 1 मीटर डिस्टेंस है, तो जिसके ऊपर फोर्स लगी, इतनी फोर्स लगी, उससे को 1 कूलम कहेंगे, सिंपल। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सुपरपोजिशन ऑफ ए प्रिंसिपल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कई जगह यूज होता है आपका, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला यूज होगा, तो अच्छे से समझ लीजिएगा कहना क्या चाहता है। अब देखिए, अब कहता है एक चार्ज आपका क्या था Q1, राइट, दूसरा चार्ज क्या ले लिया, Q2 चार्ज ले लिया। अब इन दोनों चार्जेस को जो मैंने सेपरेट किया, कितने डिस्टेंस से, R डिस्टेंस से सेपरेट किया, क्योंकि मैंने चार्ज यहाँ पे Q1 और Q2 लिए, तो मैं इसको डिस्टेंस कैसे लिख सकती हूँ, R12
R12, क्योंकि मैंने चार्जेस क्या लिए, Q1 और Q2 लिए, राइट। ये किसके लिए लिया मैंने, Q1 और Q2 के लिए, ठीक है। अब मैंने अगर चार्ज के लिए Q1 के साथ जो दूसरा चार्ज है वो Q3 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R1 तो रहेगा ही चार्ज 1 का, पर जो Q2 के लिए क्या आ जाएगा, R3 आ जाएगा। समझे मेरी बात। तो अगर मैं बात करूँ R14 की, तो मतलब एक तो मेरे Q1 और दूसरा चार्ज क्या है, Q4। अगर मैं बात करूँ R15 की, तो Q1 के साथ कौन सा चार्ज आ रहा है, Q5 एंड सो ऑन। आप समझ गए होंगे शायद मेरी बात। अब अगर मैं बात करूं फोर्स 1 की वजह से, अब ये कहता है कि एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12 है, और एक Q1 चार्ज है और एक Q3 चार्ज है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R13 है, एक Q1 चार्ज है, एक Q4 चार्ज है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस R14 है। अब इन सब को अगर कहता है मेरे को क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है कि सभी चार्जर के ऊपर टोटल कितनी फोर्स लग रही है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। और ऐड फोर्स का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, 1/4 Q1 Q2 बाई R²। अब इसी को क्या करें, थोड़ा मॉडिफाई कर दो। कैसे मॉडिफाई कर दोगे, अगर आप क्या बात करें, फोर्स 1 2 की बात कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 Q1 Q2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका R12 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और जब आप 1/3 की बात करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 Q3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर। मैं यहीं पे आपको मॉडिफाई करके दिखा रही हूँ ताकि आप समझ पाओ मुझे। और अगर मैं Q1 और Q4 की बात करूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q1 की वजह से Q4 हो जाएगा, और R1 क्या हो जाएगा, R14 हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो आपको मैं क्या कहना चाह रही थी यहाँ पे, क्लियर। तो किस तरह से आप चार्जेस को ऐड करोगे तो होप आपको समझ आएगा। बाकी मैंने यहाँ पे लिख सकते हैं के की जगह वैल्यू पुट कर सकते हो, के की जगह आप क्या कर सकते हो 1/4 करना है, वो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी मैं के भी लिख रही हूँ, कभी मैं 1/4 लिख रही हूँ, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। एक वैल्यू आपको माइंड में रखनी है कि जो के होता है 1/4 है, चाहे आप के लिख दो चाहे 1/4 लिख दो, दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे। अब ये कहता है फोर्स 1 2 की बात करूँगी तो चार्ज 1 2 होगा, आर की वैल्यू 1 2, और यहाँ पे वेक्टर भी क्या आ जाएगा 1 2 आएगा। अब आप बोलोगे मैं वेक्टर तो था ही नहीं, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का फॉर्मूला होता है। अब फोर्स को वो बेसिकली हम क्या कहते हैं, जो रिजल्टेंट फोर्स होती है ना वो वेक्टर सम होता है सभी चार्जेस का, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम होता है। तो वेक्टर सम करने के लिए हम यूनिट वेक्टर से लिखते हैं, मतलब ऊपर R12 और नीचे इसका मैग्नीट्यूड। ऐसे सिमिलरली R13 नीचे मैग्नीट्यूड, R14 एंड मैग्नीट्यूड। तो टोटल फोर्स कैसे निकालोगे, सबको ऐड कर दो, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15। तो आपका जो रिजल्टेंट आ जाएगा, शायद वो आपको यहाँ पे विजिबल नहीं होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे करती हूँ। आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, फिर मैं आपको करके बताती हूँ कि वहाँ पे क्या लिखा है इसने। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये इरेज करती हूँ और मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि नीचे बेसिकली इसने क्या लिखा है। जब आप सभी फोर्सेस को ऐड कर दोगे तो आपका जो नेट रिजल्टेंट फोर्सेस आएगी, नेट जो फोर्स है वो कितनी लिखी हुई है, जैसे F12 की अगर मैं बात करूँ तो आपका क्या हो जाएगा, इन सब फोर्सेस को आप ऐड करोगे, देखो Q1 तो सब में कॉमन आएगा, क्योंकि देखो ये भी Q1, ये भी Q1, आगे भी Q1 और K भी कॉन्स्टेंट आ गया। तो चाहे तो आप लिख लो Q1 बाई K लिख दो, चाहे 4πε। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपकी मर्जी है। समीशन, क्योंकि सबका सम करें समीशन आएगा। एक आई ले लेते हैं हम, कहाँ से लेके 2 से लेके n तक, मतलब जितना भी आप लेना चाहो, 5 6 7 जितनी भी n की वैल्यू लेना चाहो। और यहाँ पे क्या आ जाएगा Q1 और I। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या था चार्ज आपका Q3 Q4 Q5 एंड Q6। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे Qi लिख सकते हो। बाय में क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे नीचे साइड में आपका क्या आ जाएगा R12। तो R1 तो सब में कॉमन था, और R1 तो सब में कॉमन आ रहा था ना, R12 आ रहा था, कभी आपका R13 आ रहा था, कभी आपका R14 आ रहा था, राइट, इस तरह से आ रहा था। तो हम क्या लिख सकते हैं R1I, आई यानी कि आई की वैल्यू 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, इस तरह से चेंज हो रही है। और साथ में हमारा क्या था, यूनिट वेक्टर, सेम यूनिट वेक्टर, राइट। तो ये भी क्या था 1 था और यहाँ पे आई था। तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर हुआ। तो मतलब हमने बेसिकली क्या किया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट दैट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस, मतलब सब फोर्स का रिजल्ट करोगे यानी टोटल फोर्स F, जो टोटल फोर्स आएगी आपकी जो F, इसको आप F से लिख दिया, F12 भी नहीं लिखना तो आपको सीधा F से लिख दिया। जो टोटल फोर्स F आएगी वो होगी क्या, एक्सपीरियंस्ड बाय एन Q1 इन देयर वेक्टर फॉर्म। कैसे आएगी, जो Q1 की फोर्स होगी वो वेक्टर सम होगी, किसका, F12 का, F13 का, F14 का, F15 का। नहीं दिख रहा तो मैं बता रही हूँ कि ये क्या होगा, F इज इक्वल टू, कहता है रिजल्टेंट जो फोर्स होगी क्या होगी, F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन। ये आपका होगा रिजल्टेंट फॉर्म, जिसको हमने क्या किया, सोल्व करके ये लिख दिया। होप आपको ये इतनी बात अच्छे से क्लियर हुई होगी, नहीं हुई तो एक बार देख लीजिए। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ेंगे
टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत आपने सुन लिया ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। जैसे कि आपके इस चैप्टर में भी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने पढ़ लिया, अब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट था वो आपका किसने दिया था? फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया था। फैराडे क्या कहते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किससे डिनोट किया जाता है? ई से डिनोट किया जाता है। वो क्या होता है? आपका फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या कह रहा है ये? फैराडे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट is defined as the electric force F experienced by a positive charge Q naught placed at the point divided by the magnitude of the test charge। अब ये क्या कह रहा है? कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आपने कोई पॉजिटिव चार्ज ले लिया Q नोट, अब उस पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसके ऊपर मतलब कोई जो बॉडी है उसके ऊपर कितना फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है? एफ बाई में Q नोट। Q नोट क्या आपका टेस्ट चार्ज है। तो ये जो E इज इक्वल टू एफ बाई Q नोट है ना, पूरे चैप्टर में आपका यूज होने वाला। तो आपको इसको पूरे यूनिट में, चैप्टर में भी नहीं कहूँगी, मॉड्यूल में यूज होने वाला। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? फोर्स डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। अब फोर्स कैसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज कैसा यूनिट क्या होती है? कूलम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? न्यूटन पर कूलम, इस तरह से भी लिख सकते हो। यूनिट भी ध्यान रखना यूज होती है। उसके बाद हमने करना है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आगे पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? जब आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डिफाइंड एज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब हमने क्या करना है? चार्जेस तो इक्वल लेने हैं बट अपोजिट लेने हैं। जैसे कि आपने एक ले लिया +4Q -4Q, +5Q -5Q। कहता है जब आप इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लेते हैं, मतलब एक +Q ले रहे हैं एक -Q ले रहे हैं और उनको सेपरेट कर देते हैं कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस से, उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। वो डिस्टेंस 2a 2l 2r जितना भी लेना चाहिए। अब कई बार बुक में क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस 2r लिखा हुआ है, राइट। कई बार डिस्टेंस में बुक में 2a लिखा हुआ है, कई बार डिस्टेंस बुक में 2d लिखा हुआ है। कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लिए है ना, ये अलग अलग बुक में, अलग अलग गाइड में अलग अलग हो सकता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप r लेना चाहो r ले लो, a लेना चाहो d लेना चाहो, जो भी आप लेना चाहो। तो आप एक को इमेजिन l भी ले सकते हो, आप जो भी आपको अच्छा लगे, जो स्टेबल लगे वो आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इज ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज +Q एंड -Q सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 2a। देखो आप कई जगह 2l भी लिखा हुआ, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। तो मतलब कहता है कि एक +Q चार्ज है, एक -Q है, एक +Q है, इन दोनों को सेपरेट कर दिया कितने डिस्टेंस से? 2a, या फिर मैं कहूँ 2l डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, उसी को क्या कहते हैं? आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब आपका क्या करना है? डाइपोल मूवमेंट, क्योंकि ये डाइपोल मूवमेंट क्या होने वाला? बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है आपका। क्या होता है डाइपोल मूवमेंट? Q × 2l। Q यहाँ पे क्या आपका चार्ज, और L क्या है यहाँ पे आपका दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस। क्या कहते हैं ये? द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन द चार्ज इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। अब आप कहोगे मैम ऐसा यहाँ पे भी तो हमने पढ़ा था कि चार्ज ही थे और दोनों को सेपरेट किया था। नहीं, यहाँ पे क्या थे? दो अपोजिट चार्ज थे, एक पॉजिटिव चार्ज था एक नेगेटिव चार्ज था, उन दोनों को सेपरेट किया था। यहाँ पे इसने क्या बोला है? मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। उन मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस को प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? आपके उसके जो डिस्टेंस आपने लिए, जो सेपरेशन डिस्टेंस लिया, L लिया है, A लिया है, उससे आपको क्या कर दो? उसको मल्टीप्लाई कर दो, उन दोनों को प्रोडक्ट करवा दो, वो हो जाएगा आपका डाइपोल मूवमेंट। अब इस डाइपोल मूवमेंट को हम कैलकुलेट करेंगे कोई पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इसलिए मैंने आपको डाइपोल मूवमेंट शायद आपकी बुक में डिफाइन नहीं किया हुआ है, तो मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया। अब 2-3 फॉर्मूले आपके निकल के आ गए हैं जो आपको माइंड में फिट करने हैं। क्या? पहला फॉर्मूला है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है आपकी? इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं याद होता ना, जस्ट इसका फॉर्मूला याद कर लो, डेफिनेशन आप खुद बना लोगे। तो मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिफाइन किया जाता है, होती क्या? फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। लर्न हो गया? रट लो इस फॉर्मूले को, पूरे यूनिट में यूज होने वाला है। क्लियर? उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट देखो स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया था, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, पर आप इसको कैपिटल P मत समझ आना, ये मैं स्मॉल p से रिप्रेजेंट की, जैसे हमारी लाइन्स होती है तो हम ऐसे लिख देते हैं p, राइट। तो ये कैपिटल P तो आपको पता है मोमेंटम होता है। मोमेंटम क्या होता है? P = m × v। ये तो होता है आपका लीनियर मोमेंटम। ये है आपका डाइपोल मूवमेंट स्मॉल p। किसके इक्वल होता है? अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया ना किसके इक्वल होता है? चार्ज इंटू में 2l, Q × 2l। ये दो बातें आपको याद रखनी है, इसका यूज़ नहीं है, ये मैं आपको बता रही थी, कंफ्यूज मत होना। वो लीनियर मोमेंटम होता है कैपिटल P, और आपका जो स्मॉल p होता है वो आपका क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट होता है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है आपका? चार्ज और
जो उनका बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दो, प्रोडक्ट कर दो उनका, वो होता है। ये दोनों फॉर्मूले रट लो भाई, ये दोनों यूज़ होने वाले, बार बार आपको डेरिवेशन में यूज़ होंगे। अभी इस चैप्टर में सारी की सारी डेरिवेशन ही, और इतनी ईजी डेरिवेशन आप कहोगे मैम हम तो डेरिवेशन से ऐसे डर रहे थे, बहुत ईजी है। ठीक है, एक मैंने आपको फोर्स का फॉर्मूला बताया था, राइट। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हमने फॉर्मूला किया था, फोर्स का फॉर्मूला निकालता 1/4 Q1 Q2 बाई R²। 3 फॉर्मूले होंगे, तीनों याद रखने हैं। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, ऐसा यूनिट आप निकाल सकते हो, ऐसा यूनिट यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगी, चार्ज को किस में मेजर करते हो, कूलम में, लेंथ को किस में मेजर करते हो, मीटर में, तो क्या लिखोगे इसके ऐसा यूनिट, कूलम मीटर। क्लियर, ऐसा यूनिट तो मेरे को नहीं लगता आपको बार बार बताने की जरूरत है, बहुत बार बता चुकी चार्ज को कूलम में, और पूरी फिजिक्स में हमने यही पढ़ा है कि जो लेंथ होती है उसको मीटर में मापते हैं, राइट। तो बार बार ये यूनिट्स आप खुद कर सकते हो। चार्ज का C बढ़ाएगा सेंटीमीटर बन जाएगा, तो ये कूलम का C बड़ा होता है, ये ध्यान रखना है इसके अंदर, और मीटर का तो हम छोटा होता ही है। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी भी डाइपोल की वजह से। अब इसमें डाइपोल की वजह से हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मेजर कर लेंगे, जैसे एक यहाँ पे हमने P पॉइंट सपोज कर रखा है, इसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, राइट। तो देखो दो केसेस है इसके। पहला क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर। देखो एक तो लाइन क्या होती है ऐसे पैरेलल, जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर यही इसी लाइन पे आगे जाके एक पॉइंट P पड़ा है, और एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर पड़ा है, दो केस बनेंगे। तो अभी हम करें एंड टू एंड, मतलब इसी लाइन के आगे जाके कोई पॉइंट हमने P जूम किया है, इसके ऊपर हम क्या निकालना चाह रहे हैं, डाइपोल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमने क्या लिखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल एट ए एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, P सपोज कर लिया, इसके ऊपर बेसिकली हम डाइपोल मूवमेंट निकालना चाह रहे हैं। क्या किया, वही सेपरेशन करना पड़ेगा, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया, यहाँ पे प्लस क्यू ले लिया, एक का पॉइंट A ले लिया, एक का पॉइंट B ले लिया। इन दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है उसको देखो, दोनों को सेपरेट किससे किया, पहले इसी डेफिनेशन पे आए थे, दोनों को सेपरेट करते हैं हम 2A से। यहाँ पे मैंने क्या लिख लिया, 2A की जगह 2L लिख लिया, कोई इश्यू तो नहीं है। अब मैंने क्या किया, आगे जाके इसको आगे बढ़ा के एक पॉइंट P ले लिया, और यहाँ पे इन दोनों के सेंटर में एक पॉइंट क्या ले लिया, O ले लिया। अब O से P तक का डिस्टेंस R है, ठीक है। तो यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपका ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला तो 2L हो गया, ये वाला जो डिस्टेंस है वो तो 2L हो गया, ये वाला डिस्टेंस आपका कितना हो गया, 2L हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, नीचे लिखी थोड़ा ऊपर लिख देती ताकि आपको कंफ्यूजन हो। ये वाला डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, 2L मान लिया, क्योंकि दोनों को चार्ज को सेपरेट किया। अब मैं आपको बात करूँ O से लेके P तक, O से लेके P तक ये जो डिस्टेंस मैंने माना है ना वो R मान लिया। क्लियर हो। तो अब कैलकुलेशन आपको भी आती है, B से P तक क्या हो जाएगा, R माइनस L, और जब आप बड़ा करोगे तो R प्लस L हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी 2L है ना, इसलिए। तो ये सारी इमेजिनेशन फंक्शंस समझ आ गए होंगे, छोटा सा मैथमेटिक्स आप देख सकते हो इतना तो। अब उसके बाद अब जो A से B की तरफ बात करूँ, मतलब A से P की तरफ अलोंग AP जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है मेरी, वो कैसी है, आउटवर्ड, इस साइड में, ये वाली साइड। मतलब अगर मैं अलोंग AP की बात करूँ तो मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो ऐसे लग रहा है, E1। क्लियर हो, समझ में आया। और अगर मैं उल्टी बात करूँ, मतलब मैं क्या होता हूँ P से A की तरफ बात करूँ, तो जो E2 की वैल्यू है वो इस डायरेक्शन में है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए क्या करना है मुझे, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, राइट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे E1 की वैल्यू निकालनी है, E2 की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड कर देना है। सिंपल सा कंसेप्ट है बिल्कुल ही। मतलब मुझे क्या निकालना है, सपोज करो मुझे यहाँ लिखती हूँ, यहाँ निकालने में को E नेट, तो वो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट का सेकंड का दोनों को ऐड कर दो। अब E1 की वैल्यू क्या होगी वो तो हमें पता ही है, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R², राइट। यही होती है ना, हमने क्या लिखा था 1/4 आई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R², ये वैल्यू निकाल ली थी हमने। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, E1 की वैल्यू क्या होगी, अगर अलोंग द डायरेक्शन P की बात करेंगे। अब इसने क्या ले लिया, पूरे चार्ज को Q जूम कर लिया, K 1/4 आई एप्सिलॉन, या K लिख लो, एक ही बात है। Q एज इट इज आ गया, पूरे को उसने Q ले लिया बाय R²। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस डायरेक्शन में अलोंग A से P, तो ये मेरा यहाँ से ये बड़ा है ना, ये इतना बड़ा है, तो यहाँ पे मैंने इसके डिस्टेंस की वैल्यू कितनी लिखी, R माइनस L। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R किसके की जगह R माइनस L आ जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली अगर मैं E2 की बात करूँ, वही क्या आएगा मेरा, वही क्या हुआ आएगा, R माइनस L की जगह अगर मैं E2 की बात करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है E2 तक, जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा हमारा, R प्लस L हो जाएगा। R प्लस L होगा आपका, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R प्लस L का स्केयर। अब आपने को क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड कैसे करोगे, P पॉइंट पे निकाल रहे हैं। अब हम निकाल रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो E नेट क्या आ जाएगा हमारा, E नेट आ जाएगा E1 प्लस E2। मैथमेटिक्स आपको भी आता है, कैलकुलेट कर सकते हो। क्या आ जाएगा,
E1 की वैल्यू पुट करूँ तो क्या था, क्यू के बाय में क्या था, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू के बाय क्या आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आप खुद बताइए क्या आएगा, ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लो ताकि मैं इसको इरेज कर पाऊँ। अब फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी। आप कैलकुलेशन अपने मेरे साथ खुद करते रहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में टाइम लगता है और छोटी मोटी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। तो बेसिकली मेरा क्या मतलब था, यहाँ पे ई नेट था मेरा, एक बार तो लेना था मेरे को ई प्लस क्यू चार्ज के लिए, या फिर आप इसको E1 भी लिख सकते हैं, और एक बार ई लेना मेरे को माइनस क्यू चार्ज के लिए। तो अगर प्लस क्यू चार्ज या E1 की वैल्यू बताऊँ तो मेरी कितनी थी, के क्यू अपॉन में क्या था, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और अगर मैं इसकी बात करूँ, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है यहाँ तो प्लस आएगा, पर क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ क्यू अपॉन में आर प्लस एल का होल स्क्वायर। साथ में के था ही, बीच में प्लस था ही। अब प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, ये देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया, माइनस। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, डायरेक्ट माइनस लिख रही हूँ, राइट। अब आप मुझे बताइए के क्यू क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो वहाँ अंदर क्या बच गया, 1 माइनस आर माइनस एल का स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस आर प्लस एल का स्क्वायर, राइट। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो कैसे, इसका एलसीएम ले लो, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसमें इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा, देखो बेसिकली मेरे पास क्या बना, ए माइनस बी का स्क्वायर, इधर ए प्लस बी का स्क्वायर। तो आप बताइए मल्टीप्लाई में दोनों, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यानी अगर मैं इसकी बात करूँ तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही हुआ ना। तो इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा आपने स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा, उसके बाद मैं इरेज करके आपको बताना चाह रही हूँ कि बेसिकली मैंने किया क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पास मेरे पास क्या बचा, ये के क्यू, के की जगह आप बार बार बोल रही हूँ कि वैल्यू पुट कर सकते हो, के चाहो तो आप लिख सकते हो के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, मैं बाद में वैल्यू पुट कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अब दोनों ही है बेसिकली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। जैसे अगर आप सेपरेट लिखते तो कैसे लिखते, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ये लिखते। तो आर माइनस एल स्क्वायर से आर माइनस एल स्क्वायर तो ऊपर ये आ जाएगा, इधर करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, राइट। बाहर माइनस है, इसका क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, राइट, यही होगा। पर ये बाहर क्या है, दोनों क्या है, माइनस, माइनस होंगे तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे आपके, चेंज। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये एज इट इज नीचे आएगा, ये मैं एज इट इज आपको नीचे लिख देती हूँ, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। और इनके साथ वो तो चल ही रहा था, के इंटू में क्यू, ये एज इट इज चल रहा है। तो के क्यू एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज। इसको क्या लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, माइनस हो गया तो साइन चेंज, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl, क्लियर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा गया 2rl, और 2rl कितना आ गया, 4rl, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, बेसिक एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। तो देखो दोनों जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या बच गया, के क्यू 2rl प्लस 2rl 4rl अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। क्लियर हो इतना। अब के आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब 4rl को हमें थोड़ा 2rl में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 2 × 2 लिखना है। रीजन, क्योंकि हम यहाँ पे के क्यू का और एल का यूज करके हम क्या बनाना चाहते हैं, यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट बनाना चाहते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, के मल्टीप्लाई में 2l क्यू, एल एज इट इज, क्यू एज इट इज, 4 को लिख दिया 2 × 2। तो होप आपको क्लियर हो गया। और ये 2l क्यू, ये हमारे पास क्या होता है, पी क्यू लिखना चाह रहे हैं क्योंकि पी की फॉर्म में, तो के एज इट इज आ गया, इसकी जगह क्या आ गया, पी आ गया, और 2r का एज इट इज आ गया, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब आपको पता है कि पी क्या हो, ये हो गया। सिंस के शुरू से बोल रहे 1/4 पाई एप्सिलॉन बढ़ सकते हो, अब हमारी डेरिवेशन खत्म होने वाली है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन इसकी वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये किसके इक्वल था, सारी किसके इक्वल था, ई के इक्वल। तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, 2p। के की जगह वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन, आर
एज इट इज रखा। अब देखिए नीचे क्या था, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे को इसको 1 में से माइनस करना है, तो 1 में से माइनस करने के लिए सिर्फ इस डेरिवेशन की बात करें, सिर्फ इस बात की, आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन लूँ, आर स्क्वायर कॉमन लूँ, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो बेसिकली कॉमन क्या आएगा, आर की पावर 4 कॉमन आएगा, राइट। और अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आप कहोगे मैम आर और 4 कॉमन ले तो 2 कैसे बचेगा, क्योंकि मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया ना, वो तो बाहर से कर है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यस इट इज रहेगा। नहीं तो आप ऐसे लिख लो, यहाँ पे आर स्क्वायर कर दो, आर स्क्वायर का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो आर की पावर 4 कॉमन आ गया, नीचे मेरे पास क्या बच गया, 1 माइनस एल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर की पावर 4 कॉमन आ गया, 1 माइनस एल स्क्वायर आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय में क्या आ गया, इसका आर स्क्वायर आ गया। अब आप यहाँ से ध्यान से देखो, ये आर से ये आर की पावर कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, राइट। तो मेरे पास क्या बचा, 2p बाई 4 पाई एप्सिलॉन, नीचे सिर्फ ऊपर 2p बचा, 2p बचा, 4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज बचा। अब यहाँ पे क्या बच गया, आर क्यूब। अब आप बोलोगे मैम ये फैक्टर कहाँ गया, सारी डेरिवेशन ठीक है, ये वाला फैक्टर कहाँ गया था। देखो 1 में से कुछ बहुत ही ज़्यादा, अगर ये मैंने कह दिया कि जो आर है ना वो बहुत ग्रेटर है एल से, मतलब ये वाला फैक्टर है ना ये छोटा है बहुत ज़्यादा, एल फैक्टर छोटा है। तो अब देखो एल अगर छोटा है तो 1 में से 0.0000001 माइनस करो तो कोई मतलब ही नहीं है, 1 ही माइनस हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, आर क्यूब मल्टीप्लाई 1 बच गया, तो उसको आर क्यूब लिख सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको आर क्यूब लिख दिया। मतलब आर इज ग्रेटर देन एल और एल स्क्वायर और आर स्क्वायर विल बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 1, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 2p 4 पाई एप्सिलॉन, 2p 4 पाई एप्सिलॉन, नीचे क्या बचेगा आर क्यूब, और नीचे मैंने क्या लिख दिया, आर क्यूब। तो यही था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ आर, डायरेक्शन ऑफ पी की डायरेक्शन में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, जो हमने एक्सियल पॉइंट लिया था, डायग्राम में इरेज कर दिया, जो एक्सियल पॉइंट लिया था हमने पी, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक में मैंने अभी आपको बताया कि हमने अभी एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, मतलब वही हमने सेम चार्ज सपोज कर लिया, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है। अब इस प्लस क्यू और माइनस क्यू पे जब हम इसको क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्ट लेते हैं, इन दोनों चार्ज की जो डिस्टेंस है 2a है, जिसको हमने a या a लिया, ये मतलब ये जो टोटल डिस्टेंस है इनका कितना था, 2a या 2l जो भी आप लेना चाहो। इस 2a पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस पर कोई पॉइंट लेते हैं P, इस पॉइंट P पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में पॉइंट P पर कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज, कितना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये P पॉइंट पे आएगा, उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो पहले वही क्या लिया, एक प्लस के चार्ज ले लिया, एक माइनस के चार्ज ले लिया। जैसे कि हम लेते हैं दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a ले लिया, बीच में एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये वाला है जो ड्रॉ कर दिया, सेंटर में पॉइंट O ले लिया जिसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया, ये पॉइंट P है। इसका डिस्टेंस O हो गया, इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस A है, इसका डिस्टेंस भी है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस क्या आपका 2a है, राइट। अब आपको पता है पूरी फिजिक्स में अगर हमारी किसी भी जो कोई भी क्वांटिटी अगर वो किसी भी मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर वो किसी एंगल थीटा, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है पूरी फिजिक्स में, अगर हमारी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी किसी भी एंगल थीटा से झुकी हो तो उसको हमें क्या करना पड़ता है। जैसे ये जो क्वांटिटी है एंगल थीटा से झुकी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये यहाँ से लिया हमने, तो ये किसी एंगल थीटा पे झुका हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको 2 कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वो 2 कंपोनेंट क्या होते हैं, एक साइन थीटा होता है, एक कोस थीटा होता है। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट रहता है थीटा, जिसके साथ थीटा होगा, जैसे यहाँ पे अगर ये लाइन इसके साथ जो थीटा है ये, तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है वो कोस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा होता है। इतना आपको पता होगा। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस बी पॉइंट से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये, और अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली, ठीक है। तो अगर मैं कंपोनेंट्स की बात करूं तो मैंने अभी आपको बेसिक रूल्स भी बता दूं। अगर ये वाला एंगल थीटा है यहाँ पे, तो आपको पता होगा कि अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पे कोई लाइन जा रही है, अगर ये एक एंगल थीटा है ये वाला, तो इसके ये एंगल भी थीटा होगा एंड सो ऑन, आगे एंगल भी थीटा होंगे ना, राइट। तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इसके साथ ये ऐसे जा रहा है, ये एंगल भी थीटा होगा। और अगर ये एंगल थीटा है, जैसे कि मैंने अभी आपको लाइन पे दिखाया था, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो मैंने मेरा यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर मेरा ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा।
और अगर मेरा ये ए वाला एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। ये बेसिक रूल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको रिजोल्व करना है, राइट। अगर मैं इसकी बात करूँ, ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या होगा, ई साइन थीटा और ई कोस थीटा। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, एक तो ई साइन थीटा ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है और एक हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे, क्योंकि एंगल थीटा यहाँ बन रहा है ना। तो देखो बेसिकली क्या हो रहा है, ये लाइन थी, ये एक फोर्स था, अब यहाँ पे एक लाइन ऐसे बन रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ई कोस थीटा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका ई साइन थीटा। क्लियर हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे भी सेम देखिए, ये ऊपर वाला ई साइन थीटा होगा, नीचे वाला हॉरिजॉन्टल ई कोस थीटा होगा। और अगर मैं इस थीटा एंगल की बात करूँ जिसके साथ ये वाला है, इसका भी क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, ये, तो ई कोस थीटा तो सेम हो जाएगा, और ई साइन थीटा इसका क्या हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या मिल गया, ई पॉजिटिव चार्ज के लिए मिल गया हमें और ई नेगेटिव चार्ज के लिए मिल गया, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों ई को ऐड करके क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यही तो हमने करना है अभी तक, ठीक है। पर अब जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इनका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव साइन लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, इनको मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड बेसिकली नेगेटिव क्वांटिटी को पॉजिटिव कर देता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो ये समझ में आया कि क्या चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो होप आपको जो समझाया वो चीज़ें समझ आई हो, एंगल अच्छे से समझ आए होंगे। वैसे तो आपने मैथ्स में पढ़े होंगे, फिर भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। अब ये क्या कह रहा है, हियर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज विल बी ई नेट। नेट कितना होगा, ई माइनस क्यू इक्वल टू ई प्लस क्यू, दोनों को इक्वल कर देंगे। ये दोनों इक्वल होने का यहाँ पे क्या मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं ले रहे, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, दोनों के क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एक ही साइन कंसीडर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है। अब देखो अगर मैं माइनस क्यू चार्ज की बात करूँ तो इसके दो कंपोनेंट थे, एक तो ई साइन थीटा, ये एक ई साइन थीटा, एक नीचे था और एक ऊपर था। तो एक तो पॉजिटिव ई साइन थीटा हो गया जो ऊपर है, दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव डायरेक्शन में ले लिया। और इस अगर कोस थीटा के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करूँ तो दोनों ही ऐसे हैं, तो मैंने माइनस ई कोस थीटा प्लस माइनस ई कोस थीटा ले लिया। क्लियर हुआ। अब प्लस का ई साइन थीटा माइनस का ई साइन थीटा, वैसे भी देख लो, अगर इसको ना भी देखो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो देखो एक कंपोनेंट ऊपर है एक कंपोनेंट नीचे है, तो दोनों क्या, एक +4 है एक -4 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ई साइन थीटा प्लस का ई साइन थीटा माइनस का कैंसिल आउट हो जाए, यही +4 यहाँ पे है, यही +4 यहाँ पे, क्या ये कैंसिल आउट होंगे, नहीं होंगे ना। तो यहाँ पे इसमें क्या होगा, ई कोस थीटा वाले कंपोनेंट बच जाएंगे, मतलब ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा बच जाएगा। तो ये आपका ई कोस थीटा और ई कोस थीटा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, -2 ई कोस थीटा हो जाएंगे, -2 ई कोस थीटा हो जाएंगे। पर ये है किस में, मैग्नीट्यूड में। मैग्नीट्यूड में तो इनको क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड से बाहर निकाल के लाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2 ई कोस थीटा बन जाएगा, मतलब ई नेट हमारा क्या आ गया, 2 ई कोस थीटा आ गया। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गई हमारी। पर हमें क्या चाहिए, ई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी और कोस थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा रिजल्ट क्या है, ई नेट जो है हमारे पास वो आया है 2 ई कोस थीटा, राइट। अब जो 2 है आपका वो तो कांस्टेंट है, ई हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कोस थीटा हमें पता है क्योंकि ट्रायंगल बन रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कोस थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को इस इक्वेशन 1 के अंदर पहले तो ई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर कोस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे। सिंपल। अब आपको पता है जो ई होता है आपका, वो काफ़ी बार बता चुकी हूँ, क्या होता है, के क्यू वाई में आर स्क्वायर। ई की वैल्यू काफ़ी बार कैलकुलेट कर चुके हैं, क्या होती है, के क्यू वाई में आर स्क्वायर। और बताया आपको के क्या ले सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन भी ले सकते हो आप, राइट। तो आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, अगर मैं जैसे मान लीजिए इस लाइन की बात करते हो, इस लाइन की बात करते हो, ये बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाल रहे हैं ना, चाहे आप ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, दोनों क्या है, चार्ज तो इक्वली माना है ना हमने। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो आर है वहाँ पे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ। मतलब इस आर की जगह हमने क्या लिखना है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो इसी को हम वहाँ पे लिख देते हैं, साइड में लिख के देख लेते हैं करना क्या है, वो आपको वो समझ आया होगा। अब कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, वही मैंने आपको बताया, क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, राइट। तो के की वैल्यू इसने पुट कर दी 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यू की जगह क्या रखा और आर स्क्वायर की जगह क्या है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर। अब आप बोलोगे मैम इसको तो काट दो, काटेंगे नहीं, क्योंकि ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हमें एक और टर्म मिलने वाली है, तो इसलिए बाद में उसको यूज़ करेंगे। अब कोस थीटा की वैल्यू निकाले। कोस थीटा क्या होता है आपका, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस आपको पता है, बेस आपको क्या होता है, ए, तो मैंने वहाँ पे पुट कर दिया ए। हाइपोटेन्यूस ये पड़ा कितना है, आर स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्रायंगल फोर्स करके आप इसके अंदर से कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि देखो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, राइट। अब हाइपोटेन्यूस यहाँ पे
अगर इसको हाइपोटेनस का रूट हटाओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। वही वहाँ से मैंने कैलकुलेट कर दिया। ये ए स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर है, तो ऊपर अंडर रूट आ गया हाइपोटेनस, राइट। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मिल गई मुझे कोस थीटा की वैल्यू। बेसिकली मुझे क्या मिल गया, कोस थीटा है वो मेरे को कितना मिल गया, ए अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये मेरे को इसकी क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई कोस थीटा की। तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, यहाँ पे ये जो मेरा ई नेट आया था, ई नेट क्या था मेरा 2 इंटू ई इंटू में कोस थीटा। तो ई की वैल्यू क्या थी मेरी, ये 2 इंटू में ई की जगह क्या पुट कर दिया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू आर स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये रूट से ये कैंसिल हो गया, तो पावर कितनी बच गई 1। इसलिए मैं कैंसिल नहीं करी थी क्योंकि नीचे बताने के लिए, पर यहाँ कर देती हूँ तो कि आपको और ज़्यादा इजी समझ आ जाए। तो ये मेरे पास क्या आ गया 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसकी पावर क्या है, कुछ भी ना पावर हो तो पावर कितनी होगी 1। ये भी रीज़न बताऊंगी पावर 1 क्यों लिखी, ऐड होगी इसलिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया 2 1/r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू में ये उठा के इधर एज इट इज लिख दिया कोस थीटा की जगह। अब देखो ये पावर 1 है, ये पावर इसको क्या लिख सकती हूँ, पावर हाफ लिख सकती हूँ, एक ही बात है। ये पावर क्या है हाफ, और 1 प्लस हाफ कितना होता है 3/2। तो मैं इन दोनों को नीचे क्या लिख दूँगी 3/2। तो ये देखो मैंने क्या किया। अब आपको पता है 2QL, P हमारा क्या होता है 2QL। L बेसिकली क्या होता है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। ए से लिख लो चाहे L से लिख लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 2Q, एक ही बात है। तो इसकी जगह क्या मैं लिख सकती हूँ P। तो यहाँ पे मैंने 2QA की जगह लिख दिया P 1/4 पाई एप्सिलॉन एज इट इज आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी होगी 3/2। अब क्योंकि जो r है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है a से, तो हम क्या करेंगे ए स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे। जब हम ए स्क्वायर को इग्नोर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मतलब हमारे पास क्या बच गया r3। ये देखो r3, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ड्राइव एक्सप्रेशन आ गया। उससे ज़्यादा हम सोल्व नहीं कर सकते। तो ये नेट की वैल्यू क्या आ गई, के लिख दो चाहे लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन p/r3 स्केलर फॉर्म में। अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, राइट, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के दिखाएंगे तो माइनस आ जाएगा। अब बेसिकली ये क्या है कांस्टेंट, p क्या है कांस्टेंट, तो ई नेट बेसिकली r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया। ये था हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्लियर हुआ कंसेप्ट। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, इसमें हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बट हमें किस में कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करना है, किसमें, यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर। इसके अंदर ना बेसिकली हम टॉर्क का यूज़ करेंगे। टॉर्क क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो आपने शायद 11th में या 10th में देखा होगा, परपेंडिकुलर पूरा लिखने के बजाय ना हम ऐसे लिख देते हैं परपेंडिकुलर, फिर जो भी आपने लिखना हो डिस्टेंस वगैरह जो भी लिखना हो तो इस तरह से लिखते हैं। तो इसमें हम टॉर्क को देखेंगे। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं, देखिए वही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चार्ज इमेजिन कर लिए, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2L है। इस पॉइंट का नाम A रख दिया, इस पॉइंट का नाम B रख दिया। जिस पे ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, इसको हमने क्या ले लिया, N ले लिया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, एक थीटा ले लिया, राइट। तो आप इसको चाहे ऐसे ले सकते हो, यहाँ पे हम थीटा एक एंगल ले लेते हैं, राइट। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हुई, माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है क्या हुई, मतलब ये माइनस क्यू की वजह से क्या हुई हो रहा है, प्लस क्यू की वजह से भी क्या हुई हो रहा है। तो हमें अब जो फोर्स निकालनी है वो फोर्स कैसे आएगी, इस चार्ज को मतलब टोटल फोर्स निकालनी है। टोटल फोर्स हमारी क्या होती है, F1 और F2 का हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्शन कर देना है, राइट। मतलब हमने बेसिकली क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालनी है। नेट फोर्स के दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, मतलब बेसिकली होगा तो दोनों का एडिशन, मतलब F1 प्लस F2 होगा। पर क्योंकि ये माइनस क्यू है तो ये क्या हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो इसने क्या लिखा, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज कितनी होगी, QE। फोर्स एक्टिंग ऑन F2 चार्ज कितनी होगी, क्या होगी, दोनों पे क्योंकि फोर्स क्या है, सेम है। और अगर हम नेट फोर्स की बात करेंगे बीच में माइनस होगी, क्योंकि ये क्या है, ये वाली फोर्स क्या है, माइनस के ऊपर, तो माइनस हो जाएंगे दोनों। जब माइनस होंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। नेट फोर्स क्या होगी, 0 आ गई। तो अब जब आपकी दो फोर्सेस सेम काम कर रही हो बट क्या है, पैरेलल है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। देखो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, व्हेन टू इक्वल अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी टू डू डिफरेंट पॉइंट। जब दो डिफरेंट पॉइंट पे अनलाइक फोर्सेस काम करती है, मतलब पैरेलल फोर्सेस है बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस है। कैसी फोर्स है, अनलाइक, पैरेलल तो है, मतलब पैरेलल तो है एक दूसरे को, पर एक इस डायरेक्शन में लग रही है, एक इस डायरेक्शन में लग रही है। तो ऐसे केस में आपका एक नया टर्म प्रोड्यूस
प्रोड्यूस होता है, डेट इज योर टॉर्क। और वो टॉर्क क्या होता है आपका, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स क्या है, F1 मान लिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ पे, ये इसको हमने y सपोज कर लिया, बाद में इस y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसमें क्या लिख दिया हम, F1 इंटू में y, F1 क्या था हमारा Q इंटू में E, y क्या हो जाएगा y। अब आप कहोगे मैं F2 क्यों नहीं लिया, एक ही बात है, क्योंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो आप F1 ले लो, F2 ले लो, मतलब फोर्स ले लिया मैंने, क्या हुई इंटू में y हो जाएगी। y की वैल्यू कैसे निकलेगी, इस ट्रायंगल से। कैसे निकालोगे, इस ट्रायंगल से। ये क्या होगी, ANB, ये आपकी क्या हो जाएगी, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। राइट एंगल ट्रायंगल से y की वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब परपेंडिकुलर निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हो। परपेंडिकुलर यहाँ से निकल जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, कैसे निकलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, y, हाइपोटेन्यूज कितने है, लेंथ, लेंथ कितनी दी हुई है 12, ये रही लेंथ कितनी दी हुई है 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 12 साइन थीटा, 12 साइन थीटा आ गया। ये y यहाँ पे, ये जो y है इसकी वैल्यू, ये y यहाँ पे हमने क्या आउट कर दिया, 2l साइन थीटा, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, Q E 12 साइन थीटा। अब आपको पता है Q इंटू 12 क्या होता है, P E साइन थीटा, एज इट इज आ गया। अब टॉर्क को आपको पता है कि अगर दो क्वांटिटी में, जैसे अगर P डॉट E होता तो क्या आ जाता, PE cos थीटा वेक्टर फॉर्म। अगर P क्रॉस E है तो क्या आ जाएगा, PE साइन थीटा। ये आपने वेक्टर फॉर्म पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या रहा, क्रॉस, तो हम क्या लिख रहे हैं, P क्रॉस E साइन थीटा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं P क्रॉस E लिख सकते हैं, क्योंकि मतलब यहाँ पे क्रॉस नहीं है ना, या तो आप P क्रॉस E लिखो या PE साइन थीटा लिखो। तो यहाँ पे क्या गया, क्रॉस। अब देखो मेन एंगल्स की अगर मैं बात करूँ तो थीटा क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या 90 हो सकता है, या तो मैक्सिमम 90 हो सकता है या 0 हो सकता है। अगर थीटा 0 हो जाता है तो आपका टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा 90 हो गया तो यानी कि साइन थीटा क्या होता है 1, मतलब साइन 90 क्या होता है 1, तो आपका टॉर्क 0 नहीं होगा, तो वहाँ पे आपका टॉर्क क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। वही इसने बोला जब थीटा 90 डिग्री होगा तो टॉर्क जो आपका डाइपोल का हो गया वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्लियर हुआ इतना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। बिल्कुल छोटा सा टॉपिक था, फिर भी करवा दिया, कई बार 2 नंबर में पूछ लेते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, 1 या 2 नंबर में पूछा जाता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस क्या होती है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। पिक्टोरियल का मतलब होता है ड्राइंग, एक तरह से ना इस तरह की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है आपकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब इस तरह से इसको पैरेलल लाइंस की तरह अब हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, आर ए पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए कन्फिग्रेशन चार्जेस के अराउंड अगर हमने क्या करना है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना है तो हम इन लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये होती कैसे है, जैसे कि ना ये 2 चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये क्या करते हैं, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होगी, हमेशा पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पे फिनिश होगी। जैसे यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव से ओरिजिनेट होके नेगेटिव पे जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब इस तरह से ये क्या करती है, फ्लो करती है। ऐसे ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस तरह से आपका ये ऐसे ऐसे दिखा रखा होगा डायग्राम में। अगर आप देखोगे आपकी बुक में डायग्राम मिला होगा, तो ये क्या करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये क्या करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करती है। क्लियर हुआ, कंसेप्ट समझ में आया कैसे जा रही है ये, इस तरह से पॉजिटिव से नेगेटिव ये क्या करती है, फ्लो करती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द चार्ज इज हाई एंड कीप्स ऑन डिक्रीजिंग एज वी गो फर्दर द चार्ज। इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो आपका ये चार्ज है, इस चार्ज के जब ये पास होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ होगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हाई होगा। जैसे जैसे आप इससे दूर जाते रहोगे, चार्ज से दूर जाओगे, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कीप ऑन डिक्रीजिंग, मतलब उसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, डिक्रीज होती रहेगी। इतना क्लियर हो, यहाँ तक क्लियर हो आपको, ये सारा समझ में आया, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हाउ रिमेन्स कॉन्स्टेंट भी हो जाएगी ये कब, जब आप बहुत ज़्यादा हायर डिस्टेंस पे चले जाओगे एज कम्पेयर टू लेसर डिस्टेंस। अब आपका बहुत ज़्यादा हाई डिस्टेंस पे चले गए तो वहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी। मतलब बेसिकली याद क्या रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो जितना चार्ज के पास ज़्यादा होगे उतनी इसकी जो वैल्यू हाई होगी, जितना चार्ज से दूर होगी उतनी इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और जितना दूर जाते रहोगे इसकी वैल्यू एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी। ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इसको आप थोड़ा सा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, डायग्राम से भी बना सकते हो। क्लियर हुआ, रिप्रेजेंट करना हो तो इसको इस तरह से लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे पैरेलल लाइन से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हुआ। अब बड़े यस गाइस, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गोस लॉ। गोस लॉ आपका
कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है। 1 मार्क्स में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐड कर देते हैं, प्लस 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। सिंपल सी डेरिवेशन है, मतलब एक रिजल्ट है, इसका एक फॉर्मूला है जिसको हमने प्रूव करते हुए चलना है। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं तो ध्यान रखना डेल्टा फाई, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपका पूरा बार बार जगहों पे यूज़ होगा, तो इसको आप ध्यान रखने की कोशिश करना। क्या होता है, देखो क्या कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि किसी भी मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे इसको थोड़ा डेरिवेशन मैं आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने अभी क्या बताया, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसी गिवन एरिया के अंदर, उसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए गिवन एरिया, मतलब आपको कोई पर्टिकुलर एरिया देंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि ये एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया, इसमें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोइंग थ्रू नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब ये कहता है कि एक सरफेस है वो परपेंडिकुलर है, इस परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर से कितनी नंबर ऑफ लाइंस या कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो फॉर्मूला इसका याद रखिए, मैंने किसकी बात की, कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पास कर रही है या फ्लो हो रही है या पास कर रही है किस में से, पर्टिकुलर सरफेस एरिया में से। तो ई इंटू में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस ही हो जाएगा, ठीक है। फाई इज इक्वल टू ई इंटू में डेल्टा एक्स हो जाएगा। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। क्लियर हुआ। 1 नंबर में पूछ लेते हैं, फॉर्मूला भी बताना है आपको, प्लस इसकी डेफिनेशन बतानी, रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात करें। कोई भी परपेंडिकुलर आपका क्या है, कोई भी इसके अंदर परपेंडिकुलर सरफेस है, उसके अंदर कितनी नंबर, मतलब कोई भी परपेंडिकुलर सरफेस के अंदर कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस उसके अंदर से पास करिए, दैट इज योर आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेल्टा फाई से डिनोट करते हैं और ई इंटू में डेल्टा एस इसका क्या होता है, आपका वो होता है फॉर्मूला हो जाएगा इसके अंदर से। अब गोस लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। गोस लॉ क्या कहता है, ये कहता है गोस लॉ, ये पढ़ा क्या कहता है, क्यू बाय एप्सिलॉन होता है कहता। अब कैसे, मतलब कहता है अकॉर्डिंग टू गोस लॉ the total of the electric flux out a closed surface is equal to the charge enclosed divided by permeability। क्या बोला इसने, देखो यहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा किसके इक्वल होगा, आपका कहता है चार्ज इनक्लोज्ड बाय परमिटिटी। अब आप कहोगे मैम कि चार्ज इनक्लोज का क्या मतलब है, इसको सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। क्या कहते हैं, हमने क्या कर लिया, एक स्फीयर इमेजिन कर लिया, मतलब ये हमने एक एरिया ले लिया, एक सर्कल ले लिया, उस सर्कल के बिल्कुल, जिस सर्कल की रेडियस हमने आर ले ली, उस सर्कल के बिल्कुल सेंटर पे हमने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया। हमने क्या रख दिया, उस सर्कल के सेंटर पे एक चार्ज प्लस क्यू रख दिया। ये जो बातें मैं बोल रही हूँ ना इस डेफिनेशन के बाद, वो एज इट इज आपको लिखनी है कि let us consider a sphere of radius r having a charge plus q located at the center of the sphere। उसके बाद magnitude of electric field at every point on the surface। अब जो मैग्नीट्यूड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का, आपने चार्ज रख दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ऑफ सरफेस, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है, क्योंकि सेंटर पे तो जितने सभी जगह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो सारा क्या लगेगा, इक्वल लगेगा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई इज इक्वल टू क्यू बाय आर स्क्वायर। के की वैल्यू आपको बार बार बता चुकी हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगी। अब आपको बताएं कि फ्लक्स कितना था, हमें क्या निकालना है, बेसिकली इसको फ्लक्स के इक्वेट करना है, क्योंकि जो चार्ज है उस सर्कल के राउंड, अभी चार्ज सेंटर में रखा हुआ है, तो इसके सराउंड जो सर्कल होगा उस पर जिस सारी जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल रख रहा है, तो मतलब फ्लक्स भी तो यही कहता है। अब हमें क्या करना है, ये सरफेस एरिया होगा, ये यहाँ पे हमने कोई मतलब एक इमेजिन कर लिया एक एरिया जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इतने ही उसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब फ्लक्स किसके इक्वल है, ई डॉट डेल्टा एस के, राइट। तो अब मैं इसको अगर एक पॉइंट के लिए, मतलब ये तो मैंने क्या कह दिया कि चार्ज एक पॉइंट पे लग रहा है, दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट, सारे सर्कल की तरफ करूंगे तो आई इज इक्वल टू 0 ले लिया, ई आई इंटू में डेल्टा एस आई ले लिया। आई कोई वेरिएबल है, अभी फर्स्ट सरफेस में, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, सारे सरफेस के लिए, ठीक है। अब क्योंकि आपका ई और डेल्टा एस के अंदर जो एंगल है वो 0 है, तो टोटल फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगी, दोनों इक्वेट हो जाएंगे। कैसे, मतलब ये जो फाई ई है वो इस एरिया के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब जो फाई ई है किसके इक्वल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू के इंटू में क्या हुआ, आर स्क्वायर, के इंटू में, इसकी मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इतना समझ लीजिए। डेल्टा फाई यहाँ पे था ना, फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है आपके पास, ई इंटू में डेल्टा एस, ई की वैल्यू क्या है, ये ऊपर से, ये ऊपर से वैल्यू उठाई और इंटू में डेल्टा एस कर दिया। अब समेशन डेल्टा एस क्या होगा, कुछ ना कुछ एरिया होगा। एरिया कितना होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, किसी भी स्फीयर का इसका एरिया लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, के एज रखा है, क्यों की आर स्क्वायर इसका क्या करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। अब आपको पता है क्या क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन।
ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया, एज इट इज आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 4 पाई एज इट इज, के की जगह क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन, 4 पाई से 4 पाई एप्सिलॉन कट गया तो क्या बच गई, ये टर्म बच गई, ये टर्म बच गई। तो यही तो क्या है आपका घोंसला है। क्लियर हुआ, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा था ना, कोई रटने वाली बात ही नहीं है। बस फ्लक्स ये रहा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा। अब इसने जो टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस किया उस फ्लक्स के अराउंड हमें देखने कि इस जो इसका फ्लक्स है उसके कितना अराउंड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है। मतलब दोनों को इक्वेट करना है, इक्वेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये घोंसला कहता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ घोंसला। 2-3 एप्लीकेशन है इसकी, सारी देख लेते हैं। फिर अभी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, घोंसला पढ़ा, अब हम पढ़ने वाले एप्लीकेशन ऑफ घोंसला, स्पेशली दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग लाइन चार्ज। ऑलमोस्ट सबकी डेरिवेशन सेम है, वही 2-3 फॉर्मूले हैं, इनका बार बार यूज़ करके आपको कभी प्लेन शीट पे, कभी लॉन्ग वायर कंसीडर करके, कभी एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करके डेरिवेशन करनी। 1-2 डेरिवेशन भी अगर आप अच्छे से कर लोगे तो अच्छे से कर पाओगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, सेम वही घोंसला का यूज़ करना है। घोंसला हमारा क्या कहता था, जो फ्लक्स है वो क्या होगा, क्या बाय एप्सिलॉन के इक्वल होगा। तो फ्लक्स किसके इक्वल होते हैं, समीशन आई चाहे ई आई इंटू में डेल्टा एस लिख दो। उसके बाद हमने रिलेशन कैलकुलेट किया था क्या इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये हमने घोंसला के अकॉर्डिंग प्रूव किया था। अब ये कहता है सिंस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 एंड ई इज द सेम। अब जैसे मैंने आपको बताया था क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू क्या है 1 है, क्योंकि कोस 0 है, तो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो सभी पॉइंट्स पे क्या लगेगा, सारे पॉइंट्स पे क्या लगेगा, सेम लगेगा। सेम लगेगा तो हम फाई को क्या लिख सकते हैं, ई इंटू में, मतलब ई डॉट डेल्टा एस लिख सकते हैं, ई इंटू में डेल्टा एस लिख सकते हैं। और ई तो आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के ऊपर में 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर होता है, और डेल्टा एस की वैल्यू भी आपको बताई थी कितनी होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ से अगर आप इसकी फ्लक्स की वैल्यू निकालो तो क्या होती है, क्यू बाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये ई यहाँ से ई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगी, क्यू 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। वही मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था, पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं इसमें। आई डोंट थिंक सो कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये यही है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज को, ये कोई एरिया ले लिया, ये सरफेस एरिया, मतलब यहाँ से इस एरिया से चार्ज सेंटर में एक प्लस क्यू, ये आपको सारा लिखने, कंसीडर स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड ए पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। और फिर आपने एक एरिया माना है और एरिया से इसका डिस्टेंस लिया, वो एल या आर जितना भी आपने लिया वो आप कंसीडर कर सकते हो। उसके बाद ये डेरिवेशन करनी है। अब ये कह रहा है कि अगर एक और चार्ज, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हम सरफेस के बाहर कहीं प्लेस कर देते हैं, इफ देयर इज अ सेकंड चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अब ये कहता है कि जैसे प्लस क्या वो चार्ज क्या है सेंटर पे, अब कहीं पे भी, यहाँ पे मान लो यहाँ पे, ये यहाँ पे कहीं पे भी हमने क्यू नॉट चार्ज सरफेस के ऊपर प्लेस कर दिया, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई ई। अब ई की वैल्यू ये रही और साथ में क्या आ जाएगा क्यू नॉट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस क्यू नॉट और आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा क्यू नॉट, ये सेम डेरिवेशन आ जाएगी, ये यहाँ लिखा हुआ है देखो, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो, ठीक है। ये तो था किसी पॉइंट की वजह से। अब आपने क्या करना है, एक लॉन्ग लाइन चार्ज कंसीडर कर लेना है। मतलब आपने क्या करना है, एक सिलेंडर लेना है, सिलेंडर के अंदर हमने एक लॉन्ग लाइन कंसीडर कर दी, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ये इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग वायर कंसीडर कर दी। मतलब जो ये वायर है हमने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, मतलब ख़त्म ही नहीं होने वाली, और ये बिल्कुल स्ट्रेट है, और उसके ऊपर जितना भी चार्ज है वो सारा क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और इसका जो एरिया है, हमने यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट कंसीडर कर दिया। इस एरिया एलिमेंट के जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो ऐसा लग रहा है, और वो रोड ऐसे रखी हुई, मतलब दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब cos 90 एंगल बन रहा है, cos 90 यानी 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये क्यों बताया, क्योंकि आगे यूज होने वाला है। अब मैंने सारा आपको जो बोलती हूँ मैंने आपको लिख के भी दिखा दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन है घोंसला की, इसलिए मैंने आपको सारा लिख के बताया। इन डेरिवेशंस में आपको लिखना कैसे है, जैसे मैंने क्या लिखा, कंसीडर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। यूनिफॉर्मली का मतलब होता है सारी वायर पे, जैसे इतनी बड़ी वायर है मान लो, ये तो ये तो इनफाइनाइट वायर है, इतनी बड़ी वायर पे जो चार्ज है ना वो सारी वायर पे एक जैसा, ऐसा नहीं कि यहाँ कम यहाँ ज़्यादा, जितना यहाँ पे अगर 10 है तो यहाँ 10, इसलिए यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ले ली हमने। लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, अब चार्ज डेंसिटी कंसीडर करनी है, कितनी भी कर सकते हो, मैंने रो 1 से कंसीडर किया, आप D1 से भी कंसीडर कर सकते हो। तो डेंसिटी मैंने ले ली रो 1, लेट देयर बी द चार्ज प्लस क्यू ऑन द वायर, एक वायर पे वही सेम चार्ज कंसीडर कर दिया, कितना चार्ज ले लिया हमने, प्लस क्यू चार्ज ले लिया। वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R। अब यहाँ से हमने जो डिस्टेंस है, मान लीजिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, और यहीं पे हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक पॉइंट P कंसीडर कर लिया
जिस पे हमें क्या करना है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब ये गॉसियन सिलेंडर, इसकी जो लेंथ है ये क्या है, ये है गॉसियन सिलेंडर आपका। ये जो हमने कंसीडर किया ना सिलेंडर, ये आपका गॉसियन सिलेंडर है। इस गॉसियन सिलेंडर की जो हमने लेंथ ले ली, मतलब लंबाई है, जो लेंथ है वो हमने क्या ले ली, पूरी जो लेंथ है इसकी, ये पूरी जो लेंथ है वो हमने क्या ले रखी है, एल ले ली। तो एरिया कितना हो जाएगा, 2πrl, राइट। तो एरिया कितना हो जाएगा, 2πrl। अब देखिए इस एरिया के अंदर जो इसका ये जो बॉटम है, ये जो टॉप है, टॉप और बॉटम है, ये पाइप के अंदर कोई रोल नहीं है इसका, इसकी लेंथ हमने यही कंसीडर करी, इसको बॉटम और उसका रोल नहीं है। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि इसका बॉटम ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ऐसे लग रहा है और सरफेस ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री। देखो क्या लिखा है, फॉर द फ्लैट सरफेस एट द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द सिलेंडर द नॉर्मल्स टू दिस एरिया परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं दोनों, तो परपेंडिकुलर आ रहे हैं तो इनका क्या हो जाएगा, जो cos 90 है, cos 90 मतलब थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो cos 90 क्या होता है, 0। तो मतलब इन दोनों का कोई रोल नहीं है। तो अगर आप इन दोनों को एक सिलेंडर का बेस कंसीडर करके कर रहे हो, इन दोनों का कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ सिलेंडर की लेंथ से मतलब है। तो दिस सरफेसेस देयरफॉर डू नॉट कंट्रीब्यूट टू टोटल फ्लक्स, फ्लक्स के अंदर कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो राउंड शेप लेनी है, ऊपर नीचे का कोई रोल नहीं है। जो रोल है सिर्फ इस वायर का है, ऊपर नीचे का रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो 0 बन रहा है इन दोनों की वजह से, तो इसका कोई रोल नहीं रहा। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ हमें फ्लक्स लेना है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, वही ई डॉट डेल्टा एस, यानी ई डॉट डेल्टा एस यहाँ पे क्या था, पहले क्या था 4πr², क्या था 4π, क्योंकि स्फीयर लिया था। अब सिलेंडर ले लिया तो यहाँ पे एरिया की जगह क्या है 2πrl, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको नहीं नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या कह रहा है ये, E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2πrl, 2π यहाँ पे वही सेम है, यहाँ पे डेल्टा एस की जगह 4πr², क्योंकि स्फीयर था, वहाँ सिलेंडर है तो ये आ जाएगा। अब आपको पता है फ्लक्स कितना होता है, क्या बाय एप्सिलॉन, फ्लक्स क्या होता है, ये इतना दिख रहा होगा ना, फ्लक्स इज इक्वल टू ई, तो क्या बाय एप्सिलॉन आ जाएगा। अब क्या बाय एप्सिलॉन को इसके इक्वल रख दो, अब इसी की वैल्यू निकाल लो, इसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आएगी, ρ1 2πr, ये इसी की वैल्यू आ जाएगी सिलेंडर के केस में। वो आपको जो नीचे विजिबल नहीं होगा, यहाँ पे मैंने लिखा, नीचे लिखा हुआ, यहाँ तक आप शायद विजिबल होगा आपको, ये मैंने यहाँ पे भी करके दिखा दिया, ये रहा। उसके बाद लिखा मैंने अकॉर्डिंग टू गोज लॉ के अकॉर्डिंग ये कहता है कि जो क्यू बाय एप्सिलॉन है, मतलब ये जो क्यू बाय एप्सिलॉन है ये इसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ई इंटू में 2πrl, ई इंटू में 2πrl। तो इसकी वैल्यू आपको दे ही रखी है 5 ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये इसका डेरिवेशन हो गया। इतना ही है, ज़्यादा आपकी थ्योरी है, ज़्यादा एक एक स्टेप खोल के नहीं दिखाया, इतना ही करना है। ये आपका एप्लीकेशन हो गया गोज लॉ का। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो रहेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी भी स्फेरिकल बॉल के अंदर। आई डोंट थिंक उसको करवाने की जरूरत है, पर चलो मैं शॉर्ट में उसको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि सारे टॉपिक सेम ही हो गए हैं। एक और टॉपिक करते हैं, फिर हम आप करने वाले हैं, आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल। अब हमने क्या कर लिया, एक स्फेरिकल शेल को कंसीडर करना है। एक स्फेरिकल शेल यानी कि होलो सरफेस है, मतलब जैसे कि अगर आप एक शेल ले लेते हैं और वो पूरा खाली हो, अंदर कुछ भी नहीं है उसके, मतलब स्फीयर पे जो ये शेल है ना, मतलब जो ये सर्कल है ना, उसके आउटसाइड में उसके सरफेस के ऊपर सारा चार्ज है। कहाँ है, सरफेस के ऊपर पूरा चार्ज है, पूरे सरफेस के ऊपर, ये पूरा सरफेस इसका चार्ज से भरा हुआ है। और जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है, ये सारा होलो है, खाली है। मतलब ये जैसे कि अभी आप कंसीडर कर सकते हो, जैसे मैं इस रूम में हूँ, अगर इस रूम को हम क्या करते हैं, सारा सामान निकाल दे, बोर्ड निकाल दे, मैं भी यहाँ से चले जाऊँ, मोबाइल हट जाए, सब कुछ हट जाए, यहाँ से कैमरा हट जाए, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल खाली हो जाएगा। ऐसे आपका जो ये स्फीयर है, ये क्या है, इसके ऊपर यहाँ पे सारा चार्ज है और अंदर से क्या है, होलो है, बिल्कुल खाली है। ऐसा हमने एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर लिया। तो अब हमने देखना है कि क्या इसके अंदर अगर हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक स्फीयर ले ली जिसकी रेडियस हमने क्या ले ली, कैपिटल R ले ली। अब इसके अंदर हमने एक इमेजिनरी स्फीयर, क्योंकि चार्ज तो सारा सरफेस के ऊपर है, तो हमने इसके ऊपर एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ कर ली। इमेजिनरी सरफेस है जिसकी रेडियस क्या है, R है, मतलब R डिस्टेंस पे है। तो अब हम देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई चार्ज होगा, मैथमेटिकली इस बात को देख रहे हैं। तो देखिए, लेट P डैश विद द इंटरनल पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम द R फ्रॉम द सेंटर। अभी क्या है कि P डैश को देखिए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर ली जिसकी रेडियस हमने क्या ले ली, R ले ली। अब आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, अब जो ये सरफेस है इसके ऊपर क्या होगा, ये जो सरफेस है,
अब क्योंकि इसके ऊपर इसकी क्या होगी, एक चार्ज डेंसिटी होगी, और आपको पता है जैसे कि पहले भी बता चुके हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्यू ओपन में एरिया। एरिया क्या होता है स्फीयर का 4πr², तो हमारे क्या आ जाएगा क्यू बाय में 4πr²। तो ये क्यू, ये बेसिकली क्यू है क्या, ये क्यू है हमारा नेट चार्ज, मतलब जो ये स्फीयर है उसके बाहर टोटल चार्ज कितना है, इस स्फीयर के बाहर टोटल नेट चार्ज कितना आ गया। क्योंकि बेसिकली देखो अब ये मान लेते हैं चार्ज 1, ये चार्ज 2, ये चार्ज 3 एंड सो ऑन, और ये चार्ज क्या हो गया, Q1 हो गया, समझ गए। तो ये टोटल चार्ज हो गया। इस टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 क्या लिख सकते हैं, Q1 अलजेब्रिक सम होता है ना, जब स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो Q नेट कितना आ गया, सिग्मा 4πr², मतलब ये जो Q की वैल्यू इसको इससे मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका नेट चार्ज आ गया। इस नेट चार्ज का हम आगे यूज़ करने वाले, इसलिए मैंने पहले ही निकाल के इसको रख लिया कि सरफेस के बाहर तो इतना चार्ज होगा भाई, अब अंदर चेक करने में वो कितना चार्ज होगा। अब अंदर देखिए, अंदर कैसे निकलेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में क्या आ जाएगा, एरिया, और इंटू इज इक्वल टू क्या आएगा, ये फाई किसके इक्वल होते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन। क्यू क्या होगा, नेट चार्ज। क्या स्फीयर के अंदर, मैंने कह दिया कि स्फीयर बिल्कुल होलो है, कोई भी कुछ भी नहीं है स्फीयर के अंदर, खाली है स्फीयर। तो क्या इस स्फीयर के अंदर अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करूँ उसके ऊपर चार्ज होगा, नहीं चार्ज होगा। तो यानी कि ये क्यू इनसाइड जो चार्ज है वो क्या हमारा जीरो हो गया। अगर इनसाइड चार्ज जीरो हो गया, अगर ये वाली क्वांटिटी जीरो होगी तो बाय समथिंग कुछ भी होता रहे वो भी क्या हो जाएगा, जीरो बाय समथिंग जीरो हो जाएगा। यानी कि हमारा ई डॉट डी एस कितना आ गया, इनसाइड इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द स्फीयर क्या आ गया, जीरो, क्योंकि क्या हमारा क्या हो गया, जीरो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द इंटरनल ऑफ द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, मतलब कोई चार्ज नहीं होता। बट अगर यही चीज़, अब मैंने क्या कर लिया, एक सर्कल लिया आपका, अब मैंने क्या है कि यहाँ पे एक सर्कल लिया, सेम सिमिलरली उसके बाहर रेडियस आर ले ली, वो भी होलो स्फीयर है, इसके बाहर क्या है, पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैंने जो ये बाहर वाला सर्कल है ना, ये बाहर वाला आपको दिख रहा होगा, ये इमेजनरी है, मतलब पहले मैंने ये सर्कल था, अब ये बाहर वाला सर्कल मैंने क्या मान लिया, इमेजनरी मान लिया। वही सिमिलरली चार्ज अब क्या है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, ये अंदर वाले पे सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, सारा चार्ज इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैंने बाहर देखा है कि बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब देखिए वही ये आर है वो ग्रेटर देन होगा कैपिटल आर से, अब फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी होगा, वही समेशन क्या होगा, एप्सिलॉन होगा, सिमिलरली वही चलता है। बट टोटल चार्ज एट द सरफेस जो वहाँ पे क्या हो गया था, जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो अब कहोगे अब मैम जीरो क्यों नहीं होगा, जब उसका जीरो हो गया तो ये भी जीरो होगा। अब ध्यान से समझना इस बात को, ये एक सर्कल है, इसके बाहर यहाँ पे चार्ज है, ये सारा चार्ज से भरा हुआ है। अब इसके बाहर मैंने जो इमेजिनरी सर्कल माना है, ये जो मैंने इमेजिनरी सर्कल लिया है, तो क्या इसके अंदर अपने आप ही चार्ज नहीं होगा। ये जो मैंने इमेजिनरी सर्कल लिया है, यहाँ पे मैं ब्लू कलर से दिखाती हूँ, अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ, मेरे को इसके अंदर चार्ज देखना है, तो इस सर्कल के अंदर तो ऑटोमेटिकली चार्ज होगा। कैसे होगा, क्योंकि स्फीयर के बाहर चार्ज पड़ा है भाई, इस स्फीयर के बाहर है, यहाँ पे चार्ज है, इस स्फीयर के बाहर है, तो स्फीयर के अंदर अपने आप ही हो गया चार्ज। तो वो चार्ज हम निकाल चुके हैं, वो चार्ज हमारा कितना था, क्यू नेट, ये पड़ा, ये रहा हमारा चार्ज। तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई डी कॉस थीटा डेल्टा क्यू, ये समेशन ऑफ क्यू है, उसकी जगह डेल्टा नहीं समेशन ऑफ क्यू की जगह क्या है, ये नेट चार्ज, ये निकला हुआ सिग्मा 4πr², सिग्मा 4πr² बाय एप्सिलॉन आ जाएगा, फ्रॉम 1 मैंने लिख भी दिया। अब इस ई को बाहर ले जाओ, डी ए, अब इसका क्या कर दूँ, डी ए का क्या इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, 4πr², डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया, एरिया कितना होता है 4πr², 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली 4π से 4π कैंसिल हो गया। ई की वैल्यू निकालोगे तो सिग्मा r² बाय r² एप्सिलॉन आ जाएगी। क्लियर। अब इसकी वैल्यू को थोड़ा सा और सोल्व कर लो आप, अगर इसको थोड़ा सा और सोल्व करो, डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दो, डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, और 1/4 और एप्सिलॉन तो आपको पता है क्या होता है, के। तो ये रिलेशन क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका मतलब जो सरफेस है इसके अगर स्मॉल सर्कल लिया बाहर के, अगर एक्सटर्नल की बात करूँ तो एक्सटर्नल इसके ऊपर क्या होगा आपका, एक्सटर्नली इसके ऊपर होगा कोई ना कोई चार्ज इसके ऊपर लाई करेगा, वो कितना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक रहेगा। यस स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक है हमारा वेन डी ग्राफ जनरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इजी है, एक बार में समझ लो तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका पहले हमें प्रिंसिपल देखना है, फिर वर्किंग देखनी है, इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी है, वर्किंग देखनी है, क्या पर्पज़ था, क्यों यूज़ किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, वेन डी ग्राफ जनरेटर एक साइंटिस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया है। पहले मैं बता दूँ कि वेन डी ग्राफ जनरेटर का या ऐसे तरह के जनरेटर का यूज़ क्यों किया जाता है। इनका बेसिकली हाई काइनेटिक एनर्जी पे इनका
जो पार्टिकल्स होते हैं उनको एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब जब आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो वहाँ पे पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए आपके इस तरह के जनरेटर का यूज़ किया जाता है। जैसे रदरफोर्ड, अगर आपको रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्केटिंग एक्सपेरिमेंट याद हो, इसके अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे। वहाँ पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स जो कि हाईली मतलब हाईली काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स होते हैं उनको उन्होंने बम्बार्डमेंट कराई थी। ऐसे वेन डी ग्राफ जनरेटर का यूज़ किया गया था हाईली एक्सेलरेटेड पार्टिकल को, मतलब पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो सबसे पहले इनका जो वेन डी ग्राफ जनरेटर है, इसका डायग्राम आपको बोर्ड पे अच्छे से दिख रहा होगा। इसका सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसका यूज़ या फिर इसका नाम किसने रखा था, तो एक जनरेटर है जिसका इन्वेंशन कह सकते हो आप किसने की थी, एक अमेरिकन फिजिस्ट थे रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ। रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ, इन्होंने 1931 के अंदर इस वेन डी ग्राफ जनरेटर का बारे में डिस्कवरी की थी या इन्वेंट किया था, कैसे भी आप बोल सकते हो। एक ये क्या है, एक तरह का जनरेटर है। क्या कहते हैं, इट इज ए डिवाइस यूज फॉर बिल्डिंग अप हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट। इसका यूज क्यों किया जाता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए। जब इसके अंदर क्या कहते हैं, डिवाइस यूज फॉर बिल्डिंग अप हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट। मिलियन वोल्ट, मिलियन समझते हो ना आप, 10 की पावर 6 को मिलियन बोलते हैं। कुछ मिलियन वोल्ट्स मतलब फ्यू 4-5 मिलियन वोल्ट्स कह रहे हैं, फ्यू मिलियन वोल्ट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। अब उसके बाद पर्पस क्या है इसका, टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल टू इन्वेस्टिगेट स्मॉल स्केल स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। वही मैंने आपको बताया कि चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए जो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा हो जाती है, तो उसको चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है, वही इसका पर्पस हो गया। अब अगर आप बात करते हैं प्रिंसिपल की, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है प्रिंसिपल। क्या कहते हैं, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स, इट मीन कोरोना डिस्चार्ज, इट मीन्स कोरोना डिस्चार्ज। अब मैम ये क्या होता है एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, चलो ये तो समझ आ गया कि वेन डी ग्राफ का यूज कहाँ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में पढ़ेंगे कि किस किस चीज से बना होता है। अब प्रिंसिपल मतलब क्या, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट, कोरोना डिस्चार्ज का क्या मतलब है। देखो कोरोना डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है, कोरोना डिस्चार्ज का मतलब होता है कि देखो शार्प पॉइंट्स पहले देखिए क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक मेटेलिक कंडक्टर है, कोई भी इरेगुलर शेप का, मैंने जैसे मान लीजिए ये कोई मेटेलिक कंडक्टर ले लिया इरेगुलर शेप का। अब आपको पता है कि जो डेंसिटी होती है, अब इसकी डेंसिटी क्या होती है, 1/r होती है, ये हमने पढ़ा था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस के। अब हमें क्या देखना है कि जो कंडक्टर की डेंसिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई है, चार्ज डेंसिटी जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई होगी वहीं पे हमें उस चीज़ का हमें यूज़ करना है। तो एक बात बताइए, एक इस सर्कल पे मैं रेडियस ड्रॉ कर रही हूँ, ये सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ, एक इस पॉइंट में मैं सर्कल ड्रॉ करूँगी तो छोटा सर्कल बनेगा। मैं आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ, एक ये सर्कल है जो यहाँ पे मुझे मिड में नजर आ रहा है, और एक ये शार्प पॉइंट है, यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे सर्कल ड्रॉ करूँगी तो वो सर्कल क्या बनेगा, छोटा बनेगा। जो सर्कल बड़ा होगा उसकी रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी, राइट, और जो सर्कल छोटा होगा उसकी रेडियस पे क्या होगी, छोटी होगी। तो यानी कि शार्प पॉइंट पे जो सर्कल बनेंगे, ये मतलब इस पॉइंट पे, ऐसे शार्प पॉइंट पे जो मेरा सर्कल बनेगा उसकी रेडियस छोटी होगी। जैसे ही उसकी रेडियस कम होगी, छोटी होगी, स्मॉल होगी, तो उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, ज़्यादा चार्ज डेंसिटी वाले पॉइंट्स को कंसीडर करना है। क्लियर हुआ इतना। तो इसने क्या कहा, एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट। शार्प पॉइंट्स का यहाँ पे मतलब समझे आप क्या कहना चाह रहा है, ये शार्प पॉइंट्स का मतलब है जहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी जहाँ पे कहाँ पे ज्यादा होगी, जहाँ पे रेडियस कम होगी, और रेडियस कम कहाँ पे होगी, जहाँ पे स्मॉल सर्कल बनेगा, मतलब शार्प एजेस के ऊपर। ठीक है, अब इस बात को और समझते हैं कि जब कोई कंडक्टर लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई कंडक्टर ले लिया, इरेगुलर शेप का ही कंडक्टर है, इसके पास कोई इंसुलेटिंग हम क्या लेके आए हैं, इंसुलेटिंग कोई प्लेट ले आए, समझ लीजिए ये इंसुलेटिंग प्लेट है। ठीक है, इस कंडक्टर के ऊपर क्या था सारा, जैसे एक मैंने कंडक्टर कोई और शेप का ले लेती हूँ, जैसे इस कंडक्टर के ऊपर मान लो मैंने ये इस तरह का कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के ऊपर सारा क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। इस कंडक्टर के ऊपर क्या है, सारा पॉजिटिव चार्ज है। अब जैसे इस इंसुलेटिंग प्लेट को इसके पास लेके आओगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, इस प्लेट के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, इंसुलेटिंग प्लेट के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इसके पास चले जाएंगे, उठ के इसके पास आ जाएंगे, राइट। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के जाएंगे, अपना स्पेस छोड़ के जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन जब कोई लूज करता है, ये हमने केमिस्ट्री में भी देखा, फिजिक्स में मैंने आपको कई बार बताया कि जब भी कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव चार्ज आता है। अब ये इंसुलेटिंग बॉडी
अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो या फिर मैं इसको अदर लैंग्वेज में कहना चाहूँ कि इस कंडक्टर की वजह से इस इंसुलेटिंग के ऊपर भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इतना समझ हुआ, इतना समझ में आया आपको, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। तो यही प्रॉपर्टी आपका क्या है, सेकंड पॉइंट बताना चाह रहा था। शार्प एजेस वाला पॉइंट समझ आ गया कि जितनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी, जहां पे शार्प एज होंगे उतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। सेकंड पॉइंट में देखो क्या कहा था इसने, द प्रॉपर्टी दैट चार्ज गिवन टू ए होलो कंडक्टर। ये मैंने एक होलो कंडक्टर मान लिया। होलो कंडक्टर होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, स्टार्टिंग में बताया था, होलो कंडक्टर का मतलब यहाँ पे ये होगा कि वो अंदर से खाली है, अंदर से खाली है। अंदर से अगर वो खाली होगा तो क्या उसके अंदर कोई चार्ज लाई करेगा, आप खुद बताइए। तो इसका मतलब उसके अंदर तो कोई चार्ज लाई नहीं करेगा, अंदर चार्ज नहीं लाई करेगा तो चार्ज सारा कहाँ होगा, सरफेस के ऊपर चार्ज होगा, राइट। ये होलो कंडक्टर है मान लीजिए, इसके अंदर चार्ज नहीं होगा तो चार्ज कहाँ होगा, सारा सरफेस के ऊपर चार्ज है, ये सरफेस के ऊपर चार्ज है, ठीक है। अब इस सरफेस के ऊपर चार्ज है, इसने क्या कहा, इज ट्रांसफर टू आउटर सरफेस एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर इट। अब ये क्या है, जैसे हम इंसुलेटर को इसके पास लेके आए थे, इस इंसुलेटर ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए थे, जिसके ऊपर इसकी वजह से क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज आ गया था। अब ये सारा पॉजिटिव चार्ज जो पहले यहाँ था, वो सारा पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली यहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सेकेंड पॉइंट समझ में आया आपको। तो इसने क्या कहा वो समझ आया, प्रॉपर्टी क्या कह रहा था ये, कि ये जो होलो कंडक्टर है उसके ऊपर जो चार्ज है वो सारा का सारा इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इसका क्या था, प्रिंसिपल था। इतनी चीज क्लियर है। अब हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इट इज ए कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज होलो मेटेलिक स्फीयर एस ऑफ रेडियस इक्वल टू फ्यू मीटर माउंटेड इन टू इंसुलेटिंग स्पॉटिंग कॉलम A1 एंड AB। अब इसने क्या किया, कहता है कि मैंने क्या कर लिया, एक लार्ज मेटेलिक स्फीयर कंसिडर कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, अगर वो मेटेलिक स्फीयर होगा, लार्ज मेटेलिक स्फीयर होगा, तो उसका जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, सरफेस पे सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, अंदर तो कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, क्योंकि हमने कल भी थोड़ा सा इससे पहले जब केसेस पढ़े थे तब भी हमने पढ़ा था कि अंदर कोई भी चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, सरफेस पे होगा। तो इसने जो भी यहाँ पे मेटेलिक स्फीयर कंसीडर किया, यहाँ पे जो इसने चार्ज है वो सारा क्या दिखाया, सरफेस के ऊपर, या सरफेस है इसके ऊपर सारा क्या दिखा दिया, इसने चार्ज दिखा दिया, ठीक है। इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। अब इसने बाद में क्या कहा, इंसुलेट टू कॉलम A1 एंड A2, इसके साथ इसने क्या लगाया, दो कॉलम लगाया, मतलब ये दो बेल्ट्स, ये एक तरह से समझ सकते हो कि ये बेल्ट है A1, ये है A2, और ये क्या लगा दिया इसने, एक मेटेलिक स्फीयर लगा दिया, ठीक है। ए बेल्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल रबर और नायलॉन इज माउंटेड ऑन द पुली P1 एंड P2। जैसे कि हम ये हमने एक बेल्ट ली थी जो रबर या नायलॉन की बनी थी, जिसको इसके पास लेके आ रहे थे। ऐसे इसने क्या कहा कि एक बेल्ट ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, चाहे वो रबर की हो चाहे वो नायलॉन की हो, इज माउंटेड ऑन द पुली P1 एंड P2। मतलब बेसिकली क्या किया गया, इसके अंदर एक बेल्ट लगाई गई है। जैसे कि हम कुएं में से पानी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, एक पुली होती है, नीचे एक बकेट को बांध देते हैं, तो वो पुली को हम ऐसे ऊपर नीचे खींचते हैं, राइट, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, एक पुली लगा दी, बेल्ट की हेल्प से एक पुली लगाई है, P2 पुली ऐसे नीचे और P1, मतलब यहाँ से चार्ज आपका ऐसे ट्रांसफर होकर यहाँ जा रहा है। ये चार्ज कैसे है वो मैं आपको वर्किंग में बताऊंगी, समझाऊंगी कि यहाँ से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या कैसे आया, और ये सारा स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज कैसे चला गया, वो हम वर्किंग में देखेंगे। जस्ट हम कंस्ट्रक्शन की बात करें कि यहाँ पे एक पुली लगी हुई है P1 P2, जिसको हमने क्या किया, एक इंसुलेटिंग बेल्ट की मेन से बेल्ट की से हमने बांध दिया। आगे क्या कह रहे हैं, पुली P1 इज रन्स बाय द मोटर। अब यहाँ पे मैंने मोटर दिखाई नहीं है, जो पुली P1 है यहाँ पे इन्होंने क्या लगाया, इसके साथ एक मोटर लगाई हुई है। ये मोटर क्या है, जैसे आप इस मोटर को ऑन करोगे तो पुली अपना क्या कर देगी, काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, टू शार्प कॉम्स C1 एंड C2 आर फिक्स नियर द पुली P1 एंड P2। अब देखो यहाँ से समझ आ रहा होगा, ये जो P1 पुली है इसके साथ यहाँ पे एक कॉम लगा दिया हमने C1, इसका क्या यूज है वर्किंग में देखेंगे, राइट। और एक P2 पुली उसके पास कौन सा कॉम लगा हुआ है, उसके पास आपका कॉम लगा हुआ है C2। C1 कॉम को क्या करते हैं, स्प्रे कॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C1 को क्या बोलते हैं, स्प्रे कॉम। स्प्रे कॉम C1 का नाम है। मतलब ये कहता है, पहले तो क्या कह रहा है, P1 और P2 के साथ आपके क्या लगाए, कॉम लगाए गए हैं। C1 कॉम को बोलते हैं स्प्रे कॉम, और C2 कॉम को क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग कॉम। अब आप बोलोगे मैम ये ऐसा नाम क्यों रखा है, ये आपको सारा वर्किंग में समझ आने वाला है बच्चे, वर्किंग देखोगे ना तब समझ आएगा। C1 को क्या बोलते हैं, स्प्रे कॉम बोलते हैं, और C2 को क्या बोलते हैं आपका, कलेक्टिंग कॉम। वही लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, C1 इज कॉल्ड स्प्रे कॉम एंड C2 इज कॉल्ड कलेक्टिंग कॉम। द आयंस टू बी एक्सिलेटेड आर प्रोड्यूस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब D। अब यहाँ पे क्या लगाई हुई है हमने, डिस्चार्ज ट्यूब लगाई हुई है। यहाँ पे जो भी आयंस प्रोड्यूस होंगे, जितने भी आयन प्रोड्यूस होंगे वो इस डिस्चार्ज ट्यूब D के अंदर से हमें पता चल जाएंगे। आगे क्या कह रहा है, द आयन सोर्स लाइज एट द हेड ऑफ द ट्यूब ऑफ द मेटेलिक स्फीयर। आयन सोर्स कहाँ पे है, डिस्चार्ज ट्यूब तो नीचे आ गई D, आयन सोर्स क्या है, इसके हेड, इसके सिर के ऊपर हमने क्या रख दिया, आयन सोर्स को रखा हुआ है। मे बी आपको नीचे विजिबल नहीं होगा, अभी मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगी
और यहाँ पे आपकी थोड़ा सा वर्किंग और कंस्ट्रक्शन को दोबारा से लिखने की कोशिश करती हूँ और फिर मैं आपको समझाती हूँ इसकी वर्किंग क्या थी। तो इतने आप डायग्रामों को देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि मेरे को इसको इरेज करना है, फिर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये स्टूडेंट तो हम कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं अभी इसके अंदर। कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि C1 आपका क्या है, एक स्प्रे कॉम है और ये क्या है आपका कलेक्टिंग कॉम है। इसको स्प्रे कॉम क्यों बोला गया था, क्योंकि ये आपके चार्ज को स्प्रे करने का काम करेगा, राइट। और ये जो C1 है वो किससे कनेक्ट है, आपकी हाई टेंशन बैटरी से कनेक्ट है, जो कि क्या करती है 10 की पावर 4 वोल्ट जितना क्या करती है आपका वोल्टेज इसके अंदर प्रोड्यूस करती है। तो ये हाई टेंशन बैटरी और C1 को कलेक्टिंग कॉम स्प्रे कॉम क्यों बोला, क्योंकि ये चार्ज को स्प्रे कराएगा। C2 को कलेक्टिंग कॉम क्यों बोलती है, क्योंकि ये सारा का सारा चार्ज क्या कराएगा, आपका कलेक्ट करेगा। उसके बाद क्या है, आयंस टू बी एक्सीलरेटेड आर प्रोड्यूस इन ए डिस्चार्ज ट्यूब D। डिस्चार्ज ट्यूब जो D है, ये वाली जो डिस्चार्ज ट्यूब है जिसपे जो आयन है वो क्या करेगी, ये कलेक्ट करने का काम करेगी। और आयन सोर्स को कहाँ रखा गया, इस मेटेलिक स्फीयर के अंदर रखा गया, जो कि क्या है इस पूरे चैम्बर के हेड के अंदर है, राइट। उसके बाद क्या कह रहा है, द आयन सोर्स लाई एट द हेड ऑफ द ट्यूब ऑफ द मेटेलिक स्फीयर S। वही क्या है कि जो आयन सोर्स है उसको इस मेटेलिक ट्यूब के, इस मेटेलिक के हेड के अंदर रखा गया, इस मेटेलिक स्फीयर के हेड पे रखा गया है। आगे क्या कह रहा है, टारगेट T इज एट द अदर एंड ऑफ द डिस्चार्ज ट्यूब D। अब ये जो टारगेट है आपका T, यहाँ पे इस टारगेट को T को यहाँ पे लगाया गया है आपके जो ये आयरन सोर्स है, आयरन सोर्स के नीचे डिस्चार्ज ट्यूब D, यानी ये ट्यूब D आयन सोर्स ये रहा। उसके बाद डिस्चार्ज ट्यूब के एंड में आपको क्या कहते हैं, एक टारगेट ऐड किया गया है। द होल असेंबली इज इनक्लोज्ड इन ए स्टील चैम्बर फिल्ड विद। अब ये जो पूरा सेटअप है, ये बेसिकली ये पूरा सेटअप है, इसको ये डबल लाइन आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला चैम्बर, ये जो डबल लाइनिंग ये चैम्बर दिख रहा है, इस पूरे चैम्बर के अंदर हाई नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन प्लस CH4 नाइट्रोजन यानी मीथेन गैस को हाई प्रेशर पे डाल के इसको क्या किया गया, पूरे चैम्बर को इनक्लोज्ड कर दिया गया। इतना आपको समझ आया। इसके अंदर देखिए कोई डाउट है या आपको पूरी अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर हम बढ़ते हैं इसकी वर्किंग की तरफ। वर्किंग क्या कहती है इसकी बात कर रहे थे, जैसे कि वर्किंग अब इसके स्टार्ट करते हैं। क्या वर्किंग हम स्टार्ट करने वाले, देखिए अब यहाँ से हमारी सारी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। हमने देखो क्या किया था, यहाँ पे हाई पोटेंशियल बैटरी इंड्यूस की थी, जो कि 10 की पावर 4 जितना आपका वोल्ट जितना आपको इसका चार्ज दे रही थी। अब बेसिकली हुआ क्या, इस कॉम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज था। इस कॉम के ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। और ये क्या है, हमारी एक इंसुलेटिंग बेल्ट है। अभी ये चार्ज नहीं है, अभी एक बार मान के चलो कि ये चार्ज नहीं है। थोड़ा समझाने के लिए अच्छे समझा देती हूँ आपको। तो ये अभी चार्ज नहीं था। यहाँ पे कोरोना प्लेट वाला जो हमने काम किया था वो हम दिखाएंगे। यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज था और ये इंसुलेटिंग था। तो ये इंसुलेटिंग आपका कोई बेल्ट कर लीजिए, इंसुलेटिंग बेल्ट है, तो वहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज इस इंसुलेटिंग बेल्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पे, उनको क्या करेगा, अपनी तरफ कलेक्ट करना शुरू कर देगा, राइट। वो अपनी तरफ कलेक्ट करेगा। जैसे ही अपनी तरफ कलेक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, राइट, जिसको हमने कोरोना डिस्चार्ज का नाम दिया था। मैंने कहा था ना कि वर्किंग में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। अब ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इसने क्या किया, स्प्रे किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई मोटर लगी हुई है, जैसे ये मोटर रोटेट करेगी तो ये पुली क्या करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। अब जैसे ये पुली घूमी तो ये जो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ था वो घूमता सारा कहाँ चला जाएगा, वो पॉजिटिव चार्ज घूमता हुआ ये सारा प्रोड्यूस करता हुआ यहाँ पे चला जाएगा C2 के पास। अब देखिए जैसे ये पुली P2 पे आएगा, मतलब यहाँ से चार्ज प्रोड्यूस होता P2 तक आएगा, तो ये C2 क्या है, आपका कलेक्टिंग कॉम है। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। शार्प एंड पे मैंने आपको बताया था कि जो डेंसिटी होती है, चार्ज डेंसिटी होती है, बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे इसके पीछे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पीछे पॉजिटिव चार्ज, आगे नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर देंगे, यहाँ से चार्ज को खत्म कर देंगे, मतलब न्यूट्रलाइज कर देंगे। यहाँ पे जो ये चार्ज आ रहा था नीचे से वो क्या हो गया, खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में क्या होगी, अट्रैक्शन होगी, राइट, तो वो न्यूट्रल कर देंगे। बट ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये तो खत्म नहीं हुआ, इसको किसने न्यूट्रलाइज किया, किसी ने नहीं किया। तो ये पॉजिटिव चार्ज अब ये क्या करेगा, इसको ऊपर स्फीयर के अंदर ट्रांसफर कर देगा। मतलब अभी ये पॉजिटिव चार्ज नहीं था, यहाँ से इसने क्या किया, इस जो कॉम है, इस कॉम ने क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर को दे दिया, पॉजिटिव चार्ज इस पूरे स्फीयर को दे दिया, इस S स्फीयर को दे दिया। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये पूरी S मेटल रोड के ऊपर सारा फैल गया, ठीक है। जैसे ही इस पूरा मेटल रोड के ऊपर फैला, ठीक है, अब ये क्या किया, इसने कलेक्ट कर लिया, पूरे मेटल रोड के ऊपर पहुंचा दिया। फिर ये पुली क्या करेगी, डाउन आना शुरू हो जाएगी, राइट। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, डाउन आएगी, फिर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही ये C1 के पास आएगी, फिर ये
अपने इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा, फिर ये इनमें पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज जाएगा एंड सो ऑन, और ये प्रोसेस क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। अब पूरे एस के ऊपर चार्ज आ रहा है तो बार बार क्या होगा, इसमें पोटेंशियल क्रिएट होगा, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा। और आपको पता है वो जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो जितना ज़्यादा पोटेंशियल बढ़ता रहेगा उतना ही चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब ये चार्ज क्या करेगा, इस डिस्चार्ज ट्यूब से नीचे की तरफ आकर टारगेट से टकराएगा, और इसी टारगेट से टकराने के बाद हम क्या कहते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है ना, इसी तरह आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शन है वो आपकी परफॉर्म की जाती है। क्लियर हो कंसेप्ट? तो वही सारी बातें देखो यहाँ पे ली हुई है। द स्पेस C1 इज गिवन पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब यहाँ पे नीचे पॉजिटिव पोटेंशियल, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम जो नीचे है पॉजिटिव पोटेंशियल वो ज़्यादा क्यों नहीं हुआ, ऊपर क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि देखो नीचे ये अर्थ से कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव पोटेंशियल नीचे कम हो जाएगा बल्कि ऊपर ज़्यादा रहेगा, तो मेटेलिक स्फीयर के ऊपर ज़्यादा रहेगा। तो देखो इसने यहाँ पे लिखा भी है, द स्प्रे फ्रॉम C1 इज गिवन पॉजिटिव पोटेंशियल 10⁴ रिस्पेक्ट टू अर्थ ड्यू टू डिस्चार्ज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट्स। डिस्चार्ज एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ए पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक वाइंड इज सेटअप विच स्प्रे पॉजिटिव चार्ज टू द बेल्ट। वही बता रहा है पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बेल्ट के ऊपर स्प्रे करेगा एज द बेल्ट मूव एंड रीचेज C2। अब ये कहता है ऐसी बेल्ट मूव करेगी और C2 के पास पहुंच जाएगी एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस ऑन द फर्दर एंड ऑफ द C2। और C2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पॉजिटिव, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, C2 चार्ज रह जाएगा। दिस पॉजिटिव चार्ज स्प्लिट्स इमीडिएटली टू द आउटर सरफेस ऑफ द मेटेलिक स्फीयर S। वही मैंने आपको बताया मेटेलिक सरफेस के ऊपर ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज इस मेटेलिक स्फीयर S के ऊपर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। द अनचार्ज बेल्ट रिटर्न डाउन। अब ये सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ भेज दिया इसने, तो अब इसके पास क्या बचा, अनचार्ज। अब ये वापस से अनचार्ज होगी, अनचार्ज जो बेल्ट है वो क्या करेगी, नीचे की तरफ जाएगी। कलेक्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम C1, फिर वही काम करेगी, पॉजिटिव चार्ज C1 से कलेक्ट करेगी, वापस C2 के पास लेके जाएगी, और ये प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ? ध्यान से देखिए इसकी वर्किंग को, कोई डाउट है तो यही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। देखो लिखने को 10 लाइन बन गई, पर बात इतनी सी है कि C1 से पॉजिटिव चार्ज लेके C2 तक पहुंचाने का काम कर रहा है, और C1 का जो पॉजिटिव चार्ज है वो जब C2 तक जाएगा तो C2 के पास जो है चार्ज न्यूट्रलाइज होकर सिर्फ मेटेलिक स्फीयर को एक्स्ट्रा चार्ज वो दे देगा। अगर मैं इसके कैपेसिटेंस की बात करूँ, कैपेसिटेंस हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तो वो कितना होता है आपका, C = 4πε0r। एक बार इसको जस्ट वैसे ही याद कर लीजिए, आगे मैं इसको समझाऊंगी आपको। V क्या होता है आपका, Q/C, Q चार्ज होता है आपका, और C की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू आपने क्या कर दी, यहाँ पे 4πε0r पुट कर दी। अब ये कह रहा है हेंस द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर एस गोज इंक्रीजिंग द इंक्रीजिंग चार्ज। ऑब्वियस सी बात है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, कहता है ऐसे तो एस को चार्ज मिलता जाएगा। अभी जैसे मैंने कहा कि कितना हाई वोल्टेज को चार्ज प्रोड्यूस करेगा, तो कहता है जब ये नीचे तो चार्ज कम है पर ऊपर जब चार्ज क्या होता है, इंक्रीज, एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ द एयर 3 × 10⁶ V बियॉन्ड विच द एयर अराउंड ऑफ द स्फीयर इज आयनाइज्ड एंड लीकेज ऑफ द चार्ज टेक प्लेस। अब ये क्या कहता है कि जब बहुत ज़्यादा इसके अंदर चार्ज भर जाएगा तो इसके चार्ज के अंदर क्या हो जाएगी, लीकेज होने लगेगी। इस लीकेज को रोकने के लिए, इस लीकेज को कम करने के लिए चैम्बर के अंदर क्या किया जाता है, ये 2 गैसेस डाली जाती है। अगर हम चैम्बर के अंदर एयर डाल देंगे, लीकेज कम नहीं होगी, चार्ज बढ़ता जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस लीकेज को रोकने के लिए कि चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़े जा रहा है, इस लीकेज को रोकने के लिए, तो लीकेज स्टार्ट होगी, इस लीकेज को रोकने के लिए आप उसके अंदर नाइट्रोजन गैस और मीथेन गैस इंक्लोज करते हो ताकि ये सारी की सारी लीकेज को मतलब कम किया जाए। कैसे इंस्टॉल करते हो, ये कैसे इसके चैम्बर के अंदर फिल करते हो, हाई प्रेशर के ऊपर। तो ये था आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपसे तीनों चीज़ पूछे, कंस्ट्रक्शन भी पूछा जाता है, वर्किंग भी पूछा जाता है, और अगर आपसे इसका प्रिंसिपल भी पूछा जाए और पूछा जाए किसने दिया है, तो ये 6 मार्क्स में आ सकता है आपका कंप्लीट। और अगर 3 मार्क्स में पूछेगा या 4 मार्क्स में पूछेगा, 4 मार्क्स में पूछेगा, 3 में नहीं पूछेगा, तो आपका सिर्फ कंस्ट्रक्शन या सिर्फ वर्किंग पूछ सकते हैं। तो वो आपको सारा मैंने लिख के बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 बार अच्छे से देख लेना। फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब बचा हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 16 देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।